This is the class of e-commerce. Last week there was a discrepancy in this. Sorry. So yeah, this is the class of e-commerce and last week एक discrepancy हो गई थी जिसकी वजह से 4 और 4:30 की क्लास में इशू हो गया था. आई एम नॉट श्योर आज की क्लास का. आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा होगा कि 4 बजे ही है क्लास. सो आई एम इन द क्लास. आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन. वेलकम एवरीवन. आप सब तक आवाज़ मेरी अगर क्लियरली आ रही है तो वेरीफाई कर दें. क्लास फिर हम स्टार्ट करते हैं कुछ देर में. लेट्स वेट फॉर सम अदर स्टूडेंट्स एज वेल. द वॉइस इज़ ओके राइट? कोई इशू तो नहीं है नॉइज़ वगैरह? Okay, let's start in a couple of minutes. Let's wait for some other students as well. All right, class. So I think हमारी ये बात नहीं हुई थी. आपकी क्लास का CR कौन है? Do I know him? पहले रब्ता हुआ है क्या हमारा? आपके सेक्शन के CR कौन है? नोमान एंड मोहम्मद अवैस. अच्छा ठीक है, अवैस है ना? राइट, अवैस ने ही रिप्लाई किया है. ये नोमान नहीं है शायद अभी क्लास में. ओके. सो वैसे CR बता दें मुझे. मैं सवालात कुछ पूछता जा रहा हूँ. सबको बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर सब बता दें तो सही है, वेरीफाई भी हो जाएगा. मुझे ज़्यादा लोग अगर ये कहते हैं तो. कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं कैसे, कितने हैं आपके सेक्शन में? कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं में से? रफ़ आइडिया आई थिंक आपको होगा. एग्जैक्ट नंबर अगर ना भी पता हो तो, स्पेशली CR को. 23 के अराउंड कह रहे हैं मोहम्मद अवैस. अच्छा, इस कोर्स में 23 के अराउंड हैं. अच्छा, कैन यू टेल मी अवैस कि हाउ डू यू नो कि 23 हैं इसमें? आप क्या लास्ट सेमेस्टर से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उस कोर्स लास्ट सेमेस्टर के कोर्सेज़ में 23 थे तो इसमें भी 23 होंगे, या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन दूसरी है कि कितनों ने इनरोल करना चाहा है या समथिंग लाइक दैट? अच्छा, एवरेज यू आर सेइंग कि 30 के करीब है. बस इस कोर्स में 23 के अराउंड जो है स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है. ठीक है. सो आई थिंक आई थिंक लास्ट क्लास में हमारी ये बात हुई थी कि आई विल अप्रोच द IT डिपार्टमेंट माई सेल्फ. मैंने उनको ईमेल की थी. उन्होंने प्रॉम्प्टली मुझे जवाब देकर और इनरोल कर दिया मुझे उस कोर्स में. मैंने आप लोगों को अभी तक इनरोल नहीं किया है. सो उन लोगों ने मुझे इनरोल एक्टिव कर दिया है मेरा कोर्स. क्योंकि हमने व्हाट्सएप का ग्रुप, आप कह रहे हैं, या PP? व्हाट इज़ PP? अच्छा ठीक है, गुड आइडिया. राइट, गुड. सो मोहम्मद अवैस सेइंग कि 23 हैं बिकॉज देर इज़ अ ग्रुप. आई डोंट नो कोई व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं या व्हाट? प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस. अच्छा ठीक है. अच्छा, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का आपका जो ग्रुप है उसके अंदर, या व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके अंदर ही सेइंग कि 23 स्टूडेंट्स हैं. एक शायद ऐड नहीं है उसमें. सो अराउंड 23-24 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में. अभी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स सिर्फ 6 आए हैं, अब 7 हो गए हैं. सो लेट्स सी. आज दोबारा वही एक्सरसाइज करते हैं जो हम पिछली का 2-3 क्लासेस से कर रहे हैं, कि आप लोगों के सामने मैं CMS ओपन करके देखता हूँ किसकी इनरोलमेंट्स हैं किसकी नहीं है. फिर LMS के ऊपर हम इनरोलमेंट ओपन कर देते हैं और फिर उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ.
सो लेट्स बिगिन विथ CMS. आपको स्क्रीन शायद मेरी अभी नज़र नहीं आ रही होगी. अब आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी आपको. सो लेट्स स्टार्ट विथ CMS फर्स्ट. ओके. ठीक है. सो यू आर सेइंग कि CMS का इशू भी सॉल्व हो गया है कल से. मैं आप लोगों के सामने इसलिए खोलता हूँ बिकॉज बिकॉज ताकि आपको ये पता लग जाए कि टीचर के पास अभी फ़िलहाल कितनी इन्फॉर्मेशन आई हुई है. क्योंकि एनरोलमेंट एज यू कैन सी के एनरोलमेंट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, उसको CMS के ऊपर फिर आईडी रखता है. तो हम भी जब तक नहीं कर सकते वो काम जब तक कि CMS के ऊपर वो चीज़ें हमें अवेलेबल ना हो जाए. सो अच्छा, कोर्स आई थिंक सर्च करना पड़ेगा हमें. दिस इज़ इट. 2391. नोप, नथिंग. CMS के ऊपर अभी तक टीचर्स के लिए अवेलेबल जनरेशन नहीं की है, एटलीस्ट आपके कोर्स में. LMS आई थिंक एक्टिव कर दिया था मैंने, IT वालों ने कर दिया था मेरे लिए. Is it processing? My courses. Oops. Why only one course? I'm teaching other courses as well. Let me see. All courses. There was a tab I was accessing yesterday. I'm not sure वो कहाँ चली गई.
internet is gone for a while. Okay, I'm back. Screen and voice is clear. Okay, I got disconnected. Um, so okay, let me try something. Users. Come on. Internet is lagging today. So we might get disconnected and reconnected again and again. Home. What about courses? Okay, I might view profile. Okay, there it is. So okay, I contacted the IT department yesterday, लेकिन I think फिर दोबारा मुझे contact करना पड़ेगा. There has been an issue because the last time yesterday it was like this. My courses were, all of these courses were coming, only your course was missing. But now it looks like this, only one course is here and all of the other courses are gone. My courses, I'm teaching other courses as well. So let's see, अगर मैं इसको access कर सकता हूँ तो. It's not about user's picture. Come on. Thank you, Mohammed Awais. I got reconnected again. I'm not at my on my usual internet connection. So I think कि ये मसला अब चलता रहेगा जब तक कि मेरा usual internet connection जो मैं यूज़ करता हूँ वो सही से ना चले. But let's try कि कब तक ये मसला चलता है. अगर ऐसा ज़्यादा हो कि हम ज़्यादा रिकनेक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी हो रही है क्लास में, तो आई विल ट्राई टू नॉट ब्रेक, टेक अ ब्रेक एंड जस्ट रिकॉर्ड द लेक्चर और फिर आप जाके यूट्यूब पर वो देख सकते हैं, ताकि हमारा लेक्चर अगर यहाँ पर इंटरप्ट हो भी रहा है तो जो रिकॉर्डिंग हो वो उसमें इंटरप्शन ना हो कोई. आई होप कि इसमें भी अब इंटरप्शन कोई ऐसी नहीं होगी. Again disconnected. इंटरनेट कनेक्शन की इशू की वजह से है सकलैन ने ये. अच्छा अवेश, एलएमएस के ऊपर जो एनरोलमेंट है वो टीचर जो है वो ऑन करेंगे और फिर आप जो है उसको एनरोल कर सकते हैं. तो अभी मैं इशू आपको ये दिखा रहा था कि मेरे पास कोर्सेज भी अभी तक नहीं आ रहे थे. आपका एक कोर्स अभी आया है, लेकिन अब मैं आपके सामने ट्राई करता हूँ कि इफ़ आई एम एलिजिबल टू गेट यूर सेल्फ गेट माई स्टूडेंट्स एनरोल्ड और नॉट. ठीक है, मैं ये बात कह रहा था इससे पहले जब मैं रिकनेक्ट हुआ कि रिकनेक्शन शायद अब बार बार होता रहेगा मेरा,
ऑडियो में भी शायद लैगिंग है, बट हमारी जो इंटरनल रिकॉर्डिंग हो रही है वो आप यूट्यूब पर एक्सेस कर सकेंगे। तो इसलिए मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा किसी भी चीज़ के अंदर। आई वुड नॉट वेट कि आप दोबारा ज्वाइन करें और हम दोबारा से चीज़ स्टार्ट करें। मैं बस करता रहूँगा, और जैसे ही हमारे रिकनेक्शन होते जाएंगे तो आप साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे, वरना कम से कम हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो एक ही लेवल की रहे। सो चलें कोर्स पे आते हैं हम। दिस इज़ योर ई कॉमर्स कोर्स। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स, ओनली वन पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ 1। इसका यूआई जैसे चेंज हुआ है तो उसके बाद से अब अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है टीचर्स को। काफ़ी टीचर्स के साथ शायद ये मसला होगा कि क्योंकि इससे पहले जो हमने एलएमएस यूज़ कर रहे थे, आपने भी जो यूज़ किया होगा, उसके अंदर एक तरह से हाथ हिल गया था, उसके ऊपर पता लग गया था कौन सी चीज़ कहाँ है। नाउ दिस इज़ अनदर वन। कोर्स ब्लॉग्स रोल्स इज स्टूडेंट। ओके, जुबैरुद्दीन शेख इज़ स्टूडेंट। ठीक है, जुबैर शेख इज़ स्टूडेंट, सो आई थिंक आई एम नॉट एलिजिबल टू ओपन द सेल्फ एनरोलमेंट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आई विल अगेन कॉन्टेक्ट द आईटी डिपार्टमेंट के, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सो ओके, let's come back to what we are going to discuss in today's class. There is an assignment. We are in our third week, और इट्स हाई टाइम कि हम कम से कम एक असाइनमेंट आज से स्टार्ट कर दें। आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट मैंने बनाई है। उस असाइनमेंट को किस तरह से लिखना है, उसका क्या सोल्यूशन होगा, क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उसके लिए होंगी, वो मैं सारी आपको अभी बता रहा हूँ इस क्लास के अंदर। और लाइक आई सेड कि अगर मैं रिकनेक्ट होता भी हूँ, हमारा कनेक्शन अगर डिस्टर्ब होता भी है, तो आई विल नॉट टेक अ ब्रेक, आई विल कीप एक्सप्लेनिंग द असाइनमेंट, ताकि जब आप यूट्यूब के ऊपर जाकर उसके लेक्चर को देखें तो उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस ना हो, जो कि हमारे पास इस लाइव लेक्चर में शायद हो, मे बी। ओके, सो फर्स्ट प्लान ऑफ माय लेक्चर ऑफ माय असाइनमेंट वाज कि आपको असाइनमेंट दूंगा मैं, और एलएमएस के ऊपर जो है उसकी सबमिशन में ले लूँगा। बट ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह से आपने देखा कि एलएमएस के ऊपर आप चूँकि रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर आपकी असाइनमेंट में वहाँ पर नहीं ले सकता। प्लान बी के ऊपर फिर मैं आया हूँ, जो कि एक बेहतर प्लान था उससे। एलएमएस के ऊपर मैं इस वजह से आ रहा था क्योंकि एलएमएस इज़ एन ऑफिशियल थिंग। उसके ऊपर अगर कोई मसला या कोई इस तरह की चीज़ होती भी है तो देयर इज़ अ होल आईटी टीम जो कि उसको रिकवर करवा सकती हैं चीज़ों को। बट नेवरदलेस हम काम अपना स्टार्ट करते हैं और प्लान बी के ऊपर आते हैं, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन इन माय ओपिनियन, विच इज़ टर्निटिन। तो अभी मैं सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट असाइनमेंट, तो आई वुड नीड ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन टू एवरीथिंग कि मैं असाइनमेंट में क्या मांग रहा हूँ, आपने असाइनमेंट किस तरह से लिखनी है, पॉलिसीज़ क्या अप्लाई होंगी आपकी असाइनमेंट के ऊपर, और उसके बाद किस किस तरह के मराहल से गुज़र के आपने असाइनमेंट को लिखना है, और फिर उस असाइनमेंट को सबमिट किन मराहल से गुज़र के करवाना है। सबमिशन का प्रोसीजर जो है वो एक थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसीजर है हमारे लिए। वो इस वजह से लेंथी है क्योंकि ऑनलाइन के अंदर हम हैं। आई कैन नॉट जस्ट टेक एन असाइनमेंट फ्रॉम स्टूडेंट एंड नो कि ये असाइनमेंट किस स्टूडेंट ने भेजी है। आप जब मुझे भेजेंगे तो आई वुड नीड टू वेरीफाई कि आपकी एक वेरीफाइड ईमेल से मेरे पास असाइनमेंट आई हो, आपकी उसमें सारे क्रेडेंशियल सही से लिखे हुए हों। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर फिर ये है कि जब आप ईमेल पर या किसी और चीज़ के थ्रू आप असाइनमेंट भेजेंगे तो आई वुड नीड टू कंफर्म एंड वैलिडेट कि कौन सी असाइनमेंट किस स्टूडेंट ने कब मुझे भेजी है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है वो थोड़ा इसमें ज़्यादा गौर करना पड़ेगा कि असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और आपने सबमिशन किस तरह से करानी है। अगर अगर सबमिशन में कोई इशू हो जाता है तो फिर आई वुड नॉट बी एबल टू टेल यू कि वाकई आपने आप फिर उसको कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे कि सर मैंने असाइनमेंट टाइम पर भेजी थी, या ये फ़लाँ मेरी ही असाइनमेंट है, इसमें मैं फ़लाँ अपना रोल नंबर लिखना भूल गया था या नाम लिखना भूल गया था, बिकॉज देयर वुड बी नो नथिंग टू गेट वेरीफाइड। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट व्हाट आवर फर्स्ट असाइनमेंट इज़। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है?
दिस इज़ योर असाइनमेंट। एक बहुत सिंपल सी असाइनमेंट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए अभी इस वक्त, क्योंकि दिस इज़ अवर फर्स्ट असाइनमेंट, और एक तरह से इसको ऐसे समझ लें कि ये एक तरह से ड्राई रन होगा हमारा, कि अगली जो एक दो असाइनमेंट्स और आएंगी जो कि इससे थोड़ी सी टिपिकल होंगी, वो असाइनमेंट्स जब आप सबमिट करवा रहे हों या जब उनको लिख रहे हों, तो वो सारी चीज़ें जो जिनका मैंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, वो आप सबको पता हों पहले से, क्योंकि आप असाइनमेंट 1 सबमिट करवा चुके हों, और आपका सारा जो गौर हो वो इस चीज़ पर हो कि आपने असाइनमेंट का सोल्यूशन फिर कैसा लिखना है। सो एक सिंपल, क्वाइट सिंपल असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 1 है, द ड्यू डेट इज़ अक्टूबर 30th 2020, टुडे इज़ 20, तो आपके पास 10 दिन हैं, यानी कि अगला हफ्ता पूरा है आपके पास, और आप फ्राइडे तक जमा करवा सकते हैं ये असाइनमेंट। और काइंडली वेरीफाई अगेन, आपके पास मेरी आवाज़ आ रही है? बिकॉज रिकनेक्शन हो रहे थे, तो आई एम नॉट श्योर कि अब हो सकता है कि मैं माइक खोलना भूल गया हूँ या कोई और चीज़ हो। ओके, थैंक यू। So the problem set is there are 5 questions. Number 1 is describe some of the issues that e-commerce and e-business bring with them. This S is a typo. ठीक है, एक्चुअली दोनों चीज़ों की बात हो रही है, तो इट वुड बी ब्रिंग नॉट ब्रिंग्स। सो कुछ आपने इश्यूज डिस्क्राइब करने हैं, सिर्फ नाम नहीं बताना है उनका, आपने इश्यूज़ को डिस्क्राइब करना है। अगर आपको लगता है कि एक सर्टेन चीज़ एक इशू है, तो आप उस इशू को लिखें, उसको डिस्क्राइब करें। बहुत ही अच्छा है अगर आप उसको एग्जांपल देकर डिस्क्राइब कर दें। हमारे पास अगर एक रियल वर्ड एग्जांपल आ जाएगी तो समझना आसान होगा कि ओके, इस तरह से आपने इसको लिया है या इसको समझा है। तो ई कॉमर्स और ई बिज़नेस दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। जिस तरह से ई बिज़नेस की अगर हम बात करें, अभी तो हम फ़िलहाल इसको ऐसे ही ले रहे हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट एक्चुअली दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये भी आपकी एक तरह से असाइनमेंट है कि आपने इन दोनों में से देखना है कि क्या एक्चुअल डिफरेंस है इनमें। अगर आपको कोई नहीं मिलता है डिफरेंस, तो दैट्स ओके एज़ वेल, बट अगर आपको मिलता है तो इट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, कि आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैं ई कॉमर्स की तरफ रेफ़र करूँगा तो व्हाट एम आई रेफरिंग टू, एंड जब मैं ई बिज़नेस की तरफ रेफ़र कर रहा हूँ तो मैं किसकी तरफ रेफ़र कर रहा हूँ। तो ई कॉमर्स और ई बिज़नेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो बिज़नेसेस हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके साथ क्या क्या इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, उनके ऊपर आपने जो है वो उनके कुछ इश्यूज़ को आपने डिस्क्राइब करना है। जब भी मैं सम ऑफ द लिखता हूँ, तो इसका मतलब किसी क्वेश्चन में 4-5 होता है, किसी क्वेश्चन में 10-12 होता है, किसी क्वेश्चन में 1-2 होता है। इस वजह से मैं एलाबोरेट भी कर देता हूँ कि ये सम ऑफ द का मतलब क्या है। क्योंकि लेट सपोज अगर कोई चीज़ें, अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये एक सर्टेन चीज़ है और इसके 50 टाइप्स हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि कुछ टाइप्स इसकी लिखें, तो 50 में से अगर आप 2-3 लिख देंगे तो दोज वुड नॉट बी इनफ। अगर 50 टाइप्स हैं तो आप कम से कम 8-10 लिखें। इसी तरह से डिपेंड करता है कि कितने इश्यूज़ हैं। तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस क्लास में आई थिंक 4-5 इश्यूज़ तो डिस्कस किए थे ई कॉमर्स के। स्लाइड्स में आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने 4-5 डिस्कस किए थे, तो यू शुड राइट एटलीस्ट 2 और 3 इश्यूज़, और उनको एड्रेस करना है आपने कि क्या इश्यूज़ हैं, क्यों होते हैं, उनकी क्या एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिफाइन द टर्म ई मार्केटिंग, को आपने डिफ़ाइन करना है। व्हाट इज़ ई मार्केटिंग? ये हमने क्लास में भी कहा था, मैं दोबारा कह देता हूँ। देयर इज़ नो वन डेफिनेशन ऑफ ई मार्केटिंग, कि आप वही डेफिनेशन लिखें सब। आपकी अपनी क्या डेफिनेशन है आप वो भी लिख सकते हैं। आपने कहीं और से पढ़ी है, आपको वो डेफिनेशन ज़्यादा एलाबोरेट लगती है, आप उसको साइट करके भी लिख सकते हैं। एंड एलाबोरेट हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये भी आपने इस पे भी थोड़ा सा अपना डिस्कशन देना है कि हाउ डू यू थिंक एंड व्हाट आर एक्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग थ्रू द इंटरनेट एंड द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो कि विदाउट इंटरनेट और विदाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो रही होती है। तो उन दोनों में क्या फ़र्क है? तीसरा सवाल ये है कि एक्सप्लेन द टर्म ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को अपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक ही डेफिनेशन ट्रांजैक्शन की लिखनी है, क्योंकि अगर आप किसी एक सेक्टर में चले जाते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन किसी और चीज़ को कहा जा रहा होता है, किसी दूसरे सेक्टर में ट्रांजैक्शन किसी और चीज़ को कहा जा रहा होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ट्रांजैक्शन, जो कि हमने क्लासेस में भी डिस्कस किए हैं, और जो कि आप बुक्स को अगर रेफ़र करेंगे, इंटरनेट को रेफ़र करेंगे, तो यू विल हैव अ गुड आइडिया कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। तो वो अपने अपने वर्ड्स में आपने लिखना है। Question number 4 is what are the differences between corporate website and marketing website? A typical question from the slides.
लेकिन आपने स्लाइड से चीज़ उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। हमने उन चीज़ों को समझा भी है कि उनकी क्यों अलग अलग ज़रूरत पड़ती है और क्यों उन दोनों को अलग अलग डिज़ाइन किया जाता है, दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स विद एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ईच। तो हर किसी को आपने डिफ़ाइन भी करना है, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्लासेस में। अपने वर्ड्स में आप इनको डिफ़ाइन करें, अच्छी डेफिनेशंस इनको लिखें, डिस्क्राइब करें, और हर किसी की 3-3 एग्जाम्पल्स भी आप दें, एटलीस्ट 3-3 एग्जाम्पल दें। अगर आपके पास किसी एक तरह के बिजनेस की 3 से ज़्यादा एग्जाम्पल जहन में आ रहे हैं, आप वो भी लिख दें। तो ये आपकी असाइनमेंट्स हैं। इसमें अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है, शायद आपका भी क्वेश्चन ये हो किसी स्टूडेंट का, कि एटलीस्ट कितने पेजेस हमें इसमें लिखने होंगे। तो एक रफ़ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्क्राइब सम ऑफ द इश्यूज़, ये फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं, तो इसमें अगर आप एक इशू को अगर डिस्कस कर रहे हो और आपने 4 से 5 लाइंस के अंदर उसको डिस्कस कर लिया एंड से आपने 2 से 3 इश्यूज़ डिस्कस किए हैं, तो आई थिंक आपका हाफ से ज़्यादा पेज आपका इसमें ही लग जाएगा। ठीक है। इसी तरह फिर अगर इसकी एक्सप्लेन द टर्म ट्रांजैक्शन, तो एक्सप्लेन अगर आप करने जाएंगे इसको, तो आई थिंक इसमें भी आपका हाफ पेज लगेगा, 2 से 3 पैराग्राफ्स, जिसमें एक आप शायद एग्जांपल दें या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो रफली हाफ पेजेस, 2 पैराग्राफ्स, 8 to 10 लाइंस के अंदर आई थिंक हर क्वेश्चन निपट सकता है। इसके अलावा आई थिंक, क्योंकि इसमें आप जब एग्जांपल्स देंगे तो फिर आई थिंक एक एक टॉपिक के ऊपर आपको शायद 2-2 पैराग्राफ लिखने पड़े। Yes, Madan Lal is asking, are there any marks? It is a graded assignment. If you remember correctly, तो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर जब डिस्कस किया था कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स अलग होंगे और क्विज़ेस के अलग होंगे, तो उसमें जो आपके असाइनमेंट के 20 मार्क्स हैं, उनमें से 10 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। एज यू कैन सी कि 5 क्वेश्चंस हैं, 2 पॉइंट्स पर ईच क्वेश्चन है, और 10 मार्क्स की ये आपकी असाइनमेंट होगी। और बिकॉज दिस सेमेस्टर माइट गेट हाइब्रिड एज वेल, तो हो सकता है कि इन 10 मार्क्स को हम कम करके आगे जाकर 8 नंबर कर दें और हम 2 से ज़्यादा असाइनमेंट कर लें, राइट। क्योंकि अगर हमारे पास टाइम होता है और अगर फिज़िकल क्लासेस में हम चले जाते हैं, तो हमारे पास इंट्रैक्शन और एक्टिविटीज़ करने का टाइम हमारे पास अगर हो जाता है और हमारे पास नंबर्स नहीं बचते हैं, तो वी माइट से कि ये जो 10 नंबर की असाइनमेंट्स थी, वी आर नाउ रिड्यूसिंग दैट टू 8 मार्क्स, ताकि हम 16 मार्क्स कर लें और बाकी 4 मार्क्स का कोई और एक्टिविटी वगैरह कर लें। तो इट्स अ वॉलेटाइल थिंग फॉर नाउ, बट फॉर नाउ 10 नंबर की असाइनमेंट है, 2 पॉइंट्स ईच क्वेश्चन के। यहाँ तक बात में कोई अगर इशू है, क्योंकि यू आर इन 5th सेमेस्टर, आपको कोई इशू ऐसा होना नहीं चाहिए, बट बिकॉज यू आर गेटिंग टॉट बाय मी फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर यही होता है कि हर कोर्स में हर टीचर की एक अलग नेचर होती है, हर टीचर एक अलग तरह से कोर्स को लेकर चल रहा होता है। तो इस वजह से मैं अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस असाइनमेंट में समझा रहा हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट। ठीक है। सो आर देयर एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज अप टू नाउ? कोई अगर इशू है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। अगला एक लास्ट चीज़ है जो कि सबमिशन के इंस्ट्रक्शंस है कि आपने सबमिट किस तरह से करवानी है असाइनमेंट। यस, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ मदन। सो आई थिंक क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ऐसी क्यूरी अब आपके जहन में नहीं है, आपने बस क्वेश्चन लिखने हैं और उनका जवाबात लिखने हैं और सबमिट करवाने हैं। अब आते हैं सबमिशन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, जो कि ये हैं। 2 जगह सबमिशन होगी हमारी, एक टर्निटिन पर होगी और एक ईमेल पे होगी। इट इज़ अ बैकअप, बिकॉज वी ऑल नो कि टर्निटिन के ऊपर या एलएमएस के ऊपर जब हम सबमिशन करते हैं तो इट इज़ अ वेरी हार्ड कोडेड थिंग। टाइम गुजर गया, अब आप उस पर सबमिट नहीं करवा सकते, या आपने अगर ईमेल गलत लिख दिया, आप एनरोल नहीं हो सके, आपकी एनरोलमेंट एक्सपायर हो गई, आपने सबमिशन नहीं करवाई, तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं। ईमेल इज़ ओपन टू ऑल, तो इट इज़ फॉर बैकअप। सो एक दफ़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जब असाइनमेंट करके सबमिट करवाने लगें तो इन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लें कि आपने ये एक एक स्टेप को सही से कर लिया है या नहीं। नंबर 1 इज़ ओके, इसकी भी बुलेटिंग में कोई इशू हो गया, इट इज़ नंबर 1 एक्चुअली, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। सो फॉर्मेटिंग के कुछ इश्यूज़ आ गए हैं इसमें। सो नंबर 1 थिंग, जिसको नंबर 6 कह लेते हैं हम, नंबर 6 जो पॉइंट लिखा हुआ है, आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन 1 MS वर्ड फाइल। एक ही MS वर्ड फाइल होगी, एक से ज़्यादा हर क्वेश्चन की अलग नहीं होंगी। बस MS फाइल में फ़ॉन्ट कितना रखना है या उसकी स्पेसिंग कितनी है, वो जो टेक्निकली जो होती हैं चीज़ें,
वो जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं उनको आप देख लीजिएगा खुद ही, इसमें मैं आपके ऊपर कोई मोहर नहीं लगा रहा हूँ कि इतनी ही स्पेसिंग होगी या इतना ही आपका फ़ॉन्ट होगा. सो आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन वन MS वर्ड फाइल. इतना रखिएगा फाइल के फॉर्मेटिंग को कि मैं अलग से देख सकूं. जब मैं एक फ़ाइल को पढ़ रहा हूं तो मुझे अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है. मुझे स्पेसिफिकली अंदर गौर करके, एक तरह से मैं कह रहा हूँ, गौर करके मुझे ढूंढना ना पड़े कि ओके क्वेश्चन नंबर 1 एक छोटा सा लिखा हुआ है बोल्ड होके वो साइड में, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है. इट वुड बी गुड अगर आप थोड़ा ज़्यादा एलाबोरेट करके, थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके लिख देंगे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे ख़त्म है. सो आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन वन MS वर्ड फाइल. उस फाइल का नाम आपने कैसे रखना है? द नेम ऑफ द फाइल वुड बी योर रोल नंबर without dashes and your section number after the underscore. For example this. So for example this is your roll number CSC 18F123. इसी तरह के आई थिंक आपके रोल नंबर्स हैं. सो पूरा आपने रोल नंबर लिखना है. इसके अंदर कोई क़ैद नहीं है कि आपने कैपिटल्स में लिखना है या स्मॉल में लिखना है. यू कैन डू वट एवर यू वांट. CSC 18F123, उसके बाद अंडरस्कोर आप लगाएंगे और अपना सेक्शन लिखेंगे 5D. दैट्स इट. एक्सटेंशन आमतौर पर वर्ड फाइल की .docs ही होगी. कहीं कहीं हो सकता है एक्स ना हो, सिर्फ .doc हो, डजेंट मैटर. द फाइल शुड बी एबल टू ओपन इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. इट शुड बी मेड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. ऐसा ना हो कि आप किसी और एडिटर में बनाएं और फिर जब मैं उसको वर्ड में खोलूँ तो उसकी फॉर्मेटिंग आगे पीछे हो गई. ओके, मैं ये चाह रहा था कि आपसे PDF में इसकी सबमिशन ले लूँगा, बट आई थिंक नॉट एवरी वन इन माई कोर्स, आपके क्लास में शायद ऐसा हो, बट बाकी कोर्सेज में मैं जो समझा रहा हूँ तो उसके अंदर PDF के अंदर मैं नहीं जा रहा चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता है. कोई एक दो स्टूडेंट भी अगर PDF के बजाय वर्ड दे देता है तो फिर उसमें इशू आ जाता है. तो आप सब ने वर्ड फाइल ही सबमिट करवानी है. नो PDFs, नो अदर थिंग्स. डॉक्यूमेंट फाइल, वर्ड फाइल. अच्छा, पॉइंट नंबर 7 इज़ यू हैव टू साइन अप और लॉग इन ऑन द टर्निटिन. टर्निटिन का आप सबको अंदाज़ा होगा, अगर नहीं है तो turnitin.com है आई थिंक. इफ़ यू कैन गूगल ऑन इफ़ यू कैन गूगल टर्निटिन तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गूगल टर्निटिन की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाकर साइन अप करें. यू कैन साइन अप एज अ स्टूडेंट. आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑन टर्निटिन. अगर नहीं है तो साइन अप करें जाके. आपसे वो पूछता रहेगा इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, चेक ऑन स्टूडेंट, अपना डाटा दें, एज वगैरह आई थिंक आपसे पूछेगा, आपका यूज़र नेम, कोई ईमेल आईडी वगैरह. आप जिस तरह से एक नॉर्मल वेबसाइट पर आईडी बनाते हैं उसी तरह आप यहाँ पर भी साइन अप हो जाएं. अगर नहीं तो लॉगिन हो जाएं अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है. फिर आपने इनरोल करना है मेरी क्लास के अंदर. द क्लास, उसका टाइटल है ECOM 2AB. क्लास का टाइटल मैंने ये रखा है. क्रेडेंशियल उसके एज फॉलोज़ हैं, क्योंकि टाइटल से ऑब्वियसली आप सर्च नहीं कर पाएंगे. जब आप जाएंगे तो यू विल बी इनरोलिंग इन अ क्लास. जब आप इनरोल करेंगे तो आपसे टर्निटिन पूछेगा कि आप किस क्लास में इनरोल होना चाह रहे हैं, क्लास की आईडी बताएं. आप उस क्लास की आईडी बताएंगे तो आपके सामने नाम आ जाएगा होपफुली कि दिस इज़ द नेम ऑफ द क्लास ECOM 2AB. और उसके बाद आप उसमें इनरोलमेंट की आपसे मांगेगा, तो इनरोलमेंट की इज़ दिस EC5DSMIU. ये लिख के आप जब एंटर करेंगे तो यू विल बी इनरोल्ड इन माई क्लास. Point number 9 is saying that there is an assignment posted in that course titled as this. आपको एक असाइनमेंट नज़र आएगी उस कोर्स के अंदर जिसका टाइटल होगा EC असाइनमेंट 1 2AB. एग्जैक्टली यही टाइटल होगा, इसके अलावा कोई असाइनमेंट नहीं होगी. तो अगर टाइटल में थोड़ा सा आगे पीछे फ़र्क हो भी जाता है तो डजेंट मैटर, बिकॉज देयर विल ओनली बी अ वन असाइनमेंट, EC असाइनमेंट 1 2AB. You can overwrite your assignment submissions if you want before the deadline to lower your plagiarism percentile. So what will Turnitin do? For those who don't know, Turnitin will check if your data or your assignment is copied from someone else, not from your class but from the internet sources, from the books or all of the sources that have been published up till now. तो अगर आप कहीं से exactly copy करेंगे, अपने वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट कॉपी करेंगे आप चीज़ें, तो उसमें प्लेजरिज्म आपकी आएगी. अगर आपने सारी चीज़ें कॉपी कर ली तो आई थिंक 90-95% तक आपकी प्लेजरिज्म आ रही होगी, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. द एक्सेप्टेबल प्लेजरिज्म इज़ 40%. दैट्स इट. 40% भी बहुत ज़्यादा मैंने रखी है. मोस्टली 15% 18% ही होती है. बट लाइक आई सेड कि दिस इज़ योर फर्स्ट असाइनमेंट, तो अभी आप फ़िलहाल इस पर हाथ हल्का कर लें एक दफ़ा. उसके बाद फिर हम इसकी परसेंटाइल बहुत कम कर देंगे. असाइनमेंट 2 में आपने सब कुछ खुद करना होगा.
सो 40% का मतलब ये है कि आपके पास 40% तक आप कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो काफ़ी चीज़ें आप जो है वो कॉपी पेस्ट ही कर रहे होंगे, कुछ डेफिनेशंस आप कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, कुछ आप नाम कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। तो 40% तक इस असाइनमेंट में मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। इसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे और 15-20% से ज़्यादा मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। तो आप रीसबमिट भी कर सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा सबमिट करवा दी है असाइनमेंट, तो आई थिंक विद इन 2 to 3 मिनट्स या हो सकता है कुछ आवर्स लगें, उसके अंदर आप जब रिफ़्रेश करते रहेंगे अपने असाइनमेंट को जाकर दोबारा विजिट करेंगे, तो आपके सामने परसेंटाइल आ जाएगा कि कितने परसेंट आपकी प्लेजरिज्म है। अगर वो मोर देन 40% है तो इसका मतलब है कि यू हैव टू डू देयर असाइनमेंट अगैन, या उसको रिफ्रेज करें या अपने वर्ड्स में देखें कहाँ कितनी ज़्यादा आपने कॉपी क्यों की है, उसको कॉपी से हटाएं। और प्लेजरिज्म कम करके 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 40 से कम प्लेजरिज्म अगर आपकी हो जाए तो यू कैन सबमिट दी असाइनमेंट, यानी कि आपने सबमिट तो करवाई भी होगी, आप उसको ओवर राइट फिर बेशक ना करें। और ये जो सारी ओवर राइटिंग है कि आपने एक असाइनमेंट लिखी और फिर उसमें परसेंटाइल ज़्यादा आ गया तो आपने दूसरी असाइनमेंट लिख कर सबमिट करवाई है, ये ड्यू डेट के अंदर अंदर ही हो सकता है, उसके बाद नहीं। यानी कि 30 से पहले पहले अगर आपको लगता है कि आपने चेक करना है और आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, तो आप 30 से पहले पहले 27-28 तक सबमिट करवाएं, ताकि अगर परसेंटाइल आपकी ज़्यादा आती है तो आप 29-30 तक से पहले पहले आप उसको रीफ्रेश करके या रीसबमिट करवा सकें। सो दैट्स अबाउट इट। लेट सबमिशन टर्निटिन के ऊपर अलाउ नहीं है। जो डेट आपको मैंने बता दी है 30 अक्टूबर 23:59 आवर्स के ऊपर असाइनमेंट सबमिशन ख़त्म हो जाएगी। 23:59 के बाद कोई असाइनमेंट सबमिशन नहीं हो रही, तो बी ऑन द सेफ साइड 29 को सबमिट करवा दें, 30 के दिन में सबमिट करवा दें, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यही आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि एंड टाइम पे वो सबमिट करवा रहे थे और लाइट चली गई या कोई इस तरह के इश्यूज़ हो गए जिसकी वजह से फिर असाइनमेंट वो सबमिट ना कर पा सके। सो बी ऑन द सेफ साइड। अगर आपको लगता है आप किसी काम से भी अगर जाने वाले हैं, आपको लगता है अगले 2-3 दिन बिजी हैं, तो बजाय इसके कि आप 30 का वेट करें, आप 22 को 23 को ही सबमिट करवा दें, 25 को सबमिट करवा दें असाइनमेंट। ठीक है। सो लेट सबमिशंस टर्निटिन के ऊपर अलाउ नहीं है। ईमेल की अगर हम बात करते हैं तो ईमेल की भी डेडलाइन वही है जो कि आपकी टर्निटिन की डेडलाइन है। Point is, you are also required to submit your assignment on email as well. You are also required, it's not a backup कि अगर आपकी टर्निटिन के ऊपर हो गई है तो आप ईमेल पर सबमिट ही ना करवाएं, ऐसा नहीं है। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, आपने ईमेल के ऊपर भी साथ साथ सबमिट करवानी है असाइनमेंट। अटैच द फाइल एज मैंशन इन पॉइंट 1 विच इज़ एसेंशियली अवर पॉइंट 6 नाउ इन ईमेल, यानी कि आपने जो फाइल वर्ड की बनाई है उसको ईमेल पर अटैच करें। सब्जेक्ट आपने ईमेल का इस तरह से लिखना है, असाइनमेंट 1 EC5D। रोल नंबर सिर्फ चेंज होगा, बाकी सबका सब्जेक्ट सेम ही होगा, सिर्फ ये रोल नंबर जो है वो चेंज हो रहा होगा सबका। उसमें भी जो आखिरी के कुछ डिजिट्स हैं आई थिंक वही चेंज होंगे। राइट योर फुल नेम एंड रोल नंबर इन ईमेल बॉडी। ईमेल बॉडी के अंदर अपना नाम और रोल नंबर पूरा का पूरा लाजमी लिखिएगा, बिकॉज अगर आपके सब्जेक्ट में कोई इशू आ जाता है, सब्जेक्ट में कोई आपके रोल नंबर आगे पीछे हो जाता है, तो इट शुड बी वेरीफाइड कि आपका नाम क्या है। नाम और रोल नंबर ईमेल की बॉडी के अंदर भी लाजमी लिखिएगा। ईमेल आपने सेंड करनी है zubairfall2020@gmail.com पर, ये आपका ईमेल एड्रेस है। आइंदा की तमाम असाइनमेंट्स भी हम इसी के ऊपर सबमिट कर रहे होंगे, zubairfall2020@gmail.com। Email submissions due date is the same as the due date mentioned in your assignment as well as on Turnitin। Turnitin के ऊपर और असाइनमेंट के ऊपर जो आपकी डेट लिखी हुई है वही ईमेल के ऊपर भी लास्ट डेट है सबमिशंस की। हाउएवर लेट सबमिशंस विल बी अलाउड ऑन ईमेल। ईमेल के ऊपर लेट सबमिशंस अलाउ हैं, राइट, बिकॉज मैं उसके ऊपर चेक तो नहीं लगा सकता ना कि मैं ईमेल इस टाइम के बाद कोई ईमेल ना भेज सके मुझे। तो ईमेल के ऊपर आप लेट सबमिशंस करवा सकते हैं, लेकिन उस लेट सबमिशंस की एक्सेप्टेंस गारंटीड नहीं है। आप सबमिट करवा सकते हैं, बट ये है कि फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर से, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये मसला था, इस वजह से मैं टर्निटिन पर सबमिट नहीं करवा सका, इट इज़ अ जेन्युइन इशू, तो काइंडली जो ईमेल पर मैंने भेजी है वो आप सबमिट कर लें। तो ईमेल के ऊपर अगर सबमिशन है तो वो जितनी देर से आप सबमिट करवा रहे होंगे उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर पेनल्टी लग रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 मिनट लेट सबमिट करवाते हैं तो से 5% आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप 1 घंटे में सबमिट करवा 1 घंटे बाद सबमिट करवा रहे हैं तो फिर मे बी आपके 25-30% मार्क्स डिडक्ट हो जाए। अगर आप पूरा एक दिन और ले रहे हैं तो फिर 50% मार्क्स तो आपके गए ऑलरेडी। तो इस तरह की पेनल्टी आपको लगेगी अगर आप ईमेल के ऊपर लेट सबमिट करवाते हैं तो।
So this is all about the submission instructions. What I want you guys to do now is to do this exercise, this one, right now, this exercise. अपने आप को ईमेल पर इनरोल, टर्निटिन के ऊपर इनरोल अभी करें. आप सबके पास या तो मोबाइल फ़ोन्स होंगे या जो है लैपटॉप्स होंगे. सो डू दिस राइट नाउ. आई एम गोइंग टू चेक राइट नाउ इन द क्लास, और अगर कोई स्टूडेंट इनरोल नहीं है इसमें तो आई विल नोटिफाई यू इन द क्लास अगेन. और साथ ही साथ ये इनरोलमेंट वाली कहानी अपने उन स्टूडेंट्स को भी काइंडली भेज दें अभी, अगर आप व्हाट्सएप पर या किसी और तरीके से उनसे कम्युनिकेशन में जो अभी क्लास में नहीं है, कि इस कोर्स में इंटरनेट इनके ऊपर इनरोल हो जाए. तो अभी आई थिंक टेक 5 मिनट्स और सब इसमें इनरोल हो जाएं, और फिर 5 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इसमें इनरोल हो गए हैं, और अगर नहीं तो फिर उनमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं. सो टेक 5 मिनट्स, इनरोल योर सेल्फ. राइट. सो आई थिंक इशू आ रहा है कोई. किन किन स्टूडेंट्स के साथ इशू आ रहा है? सकलैन ने मुझे कहा है कि अकाउंट की रीच लिमिटेड हो गई है. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट्स हुए हैं इनरोल? मैं लॉगिन हो रहा हूँ अभी, साथ साथ आपके सामने देख लेते हैं. A few students have enrolled. So I think सकलैन के पास ये इशू क्यों आ रहा है? Let's see. Sorry. E-commerce 5D. अब्दुलरहमान सुमरो भी कह रहे हैं सेम इशू. लेट मी सी कहाँ से इसमें आती है कि मैंने कोई लिमिटेशन रखी तो नहीं थी. अच्छा, मेरे पास जो इनरोलमेंट्स हुई हैं उनमें अली अकबर, आगा मुर्तज़ा, मुस्तफ़ैन अहमद, मोहम्मद अवैस, अनवर ख़ान, मदन लाल, उमामा, मोहम्मद नोमान. 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स मेरे पास इनरोल्ड हैं. Why is there a limit? I'm not seeing that setting here. Does anyone know? Let me ask Google.
अब ज़रा चेक करें, आप इनरोल कर सकते हैं आप? Still not working. Okay. Okay, wait. Okay, I think I got the answer कि ऐसा क्यों हो रहा है. Okay. चलें, आई थिंक इसके इसके लिए मुझे ज़रा टाइम दे दें, बिकॉज आई थिंक आई गॉट द इशू. क्या इशू है क्या? आई गॉट मल्टीपल क्लासेस, एक एक दो दो साल, एक एक डेढ़ साल पुराने वाली क्लासेस भी मेरे पास रखी हुई है और उनका डाटा भी रखा हुआ है. तो आई थिंक आई रीच्ड द स्टूडेंट लिमिट, कि जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते थे मेरे अकाउंट पे एज एन इंस्ट्रक्टर वो हो चुके हैं. सिर्फ आप 8 स्टूडेंट्स नहीं, इनके अलावा जो पिछले सेमेस्टर्स या उनसे पिछले सेमेस्टर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आई थिंक वो जो भी लिमिट होती है पर इंस्ट्रक्टर की, वो 200 है या 300 है, वॉट एवर, वो आई थिंक रीच हो चुकी है. आई वुड हैव टू रिमूव सम ऑफ माई क्लासेस, सो आई एम नॉट रिमूविंग देम नाउ, क्योंकि उनका डाटा भी है, तो उनका डाटा मैं अपने पास बैकअप करके फिर उन क्लासेस को डिलीट करूँगा. फिर आई थिंक आप लोग जो है वो इनरोल हो सकेंगे. आई विल टेल यू, आई विल ईमेल यू गाइस कि मैंने ये काम कर दिया है. जब मैं ये काम कर दूंगा तो फिर आप लोग जो है वो क्लास में इनरोल हो जाइएगा. लेकिन इन्फॉर्मेशन काइंडली सब स्टूडेंट्स के पास अगर पहुंचा देंगे कि ये इस तरह से असाइनमेंट है और आपने कोर्स में इनरोल होना है, तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर. या बेशक इन्फॉर्मेशन अभी ना पहुंचाएं, जब मैं आप लोगों को अब दोबारा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अब आप इनरोल हो सकते हैं, तो उस वक्त जो है फिर आप बाकी स्टूडेंट्स को भी बता दीजिएगा. आई थिंक सिर्फ 7 से 8 स्टूडेंट्स की कमी थी जो कि मेरे पास अभी इनरोल हुए हैं, और उनके बाद अब कोई इनरोल नहीं हो पा रहा है. सो आई विल चेक ऑन दैट. ओके, हु इज़ अली अकबर? ओके, अली अकबर हैं मेरी क्लास में, ठीक है. ओके ओके, बिकॉज मेरे पास नाम आया था एंड आई वाज नॉट फेमिलियर कि ये स्टूडेंट हैं तो नहीं पार्टिसिपेंट्स में. एनीवेज, सो दिस वाज अबाउट योर असाइनमेंट, कि आपकी असाइनमेंट ये होगी और आपने ये सबमिट करवानी होगी. सो एज़ वी आर विटनेसिंग कि LMS के इश्यूज़ भी हैं, टर्निटिन के भी हैं, बट ईमेल इज़ रिलायबल. तो अगर टर्निटिन नहीं भी होता है और अगर आपके पास अपना टर्निटिन या किसी और तरह से आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, तो दैट वुड बी बेटर एज वेल. 40% से कम करके आप अगर ईमेल पर भी विद इन टाइम सबमिट करवा देते हैं तो दैट इज़ गुड. ठीक है. सो डोंट वेट के टर्निटिन के ऊपर जब तक इनरोलमेंट नहीं होती है तब तक असाइनमेंट भी सबमिट नहीं होगी. असाइनमेंट आपकी सबमिट हो रही होगी. टर्निटिन के ऊपर अगर नहीं होती है तो ईमेल तो बैकअप है ही है, आपने विद इन ड्यू टाइम उसके ऊपर सबमिट करवा देना है. किसी और टूल को यूज़ करते हुए आप प्लेजरिज्म चेक करके भेज सकते हैं. वरना अगर आपको लगता है कि 100% आपने खुद काम किया है, आपने सारी चीज़ें खुद लिखी हैं, तो आई थिंक दैट इज़ गुड. आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपकी प्लेजरिज्म कम ही होगी. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर लेक्चर. लास्ट टाइम वी
लेफ्ट आवर लेक्चर ऑन B2B ई मार्केटिंग। इस टॉपिक पे आई थिंक हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। इज़ दैट ओके? सो हमने ये 4 चीज़ें आपको बताई थी कि देर आर बेसिकली 4 थिंग्स जिनको मार्केटिंग, बिजनेस और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनको डिस्कस किया जाता है। और वो 4 चीज़ें हैं B2B, B2C, C2C एंड C2B। ये 4 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं। दीज आर एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कि किन 4 तरीक़ों से बिजनेसेस लेन देन किन 4 तरीक़ों से हो रही होती है, कौन कौन ख़रीदता है। तो नंबर 1 इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C जिसको कहा जाता है। देन देयर इज़ B2B, business to business. Then there is C2B, consumer to business, and then there is C2C, which is consumer to consumer. अच्छा, अब इसकी डिटेल के अंदर इसमें स्लाइड्स काफ़ी हैं। अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये काफ़ी स्लाइड्स हैं आपके सामने। मैंने शेयर आपके साथ आई थिंक मैंने शेयर भी किए हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। तो देर आर अ लॉट ऑफ स्लाइड्स, दीज आर मेनली रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस B2B स्ट्रक्चर्स और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि इनमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसमें एक एक टॉपिक के ऊपर हमें बैठकर समझना पड़े। सो B2B ई मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो यूज़ ऑफ द इंटरनेट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब यही है कि बिटवीन बिजनेसेस। Organizations are not marketing their product to the consumers specifically. They are just if they are just marketing their products, or they are just transacting their product to another business, be it any shop or a vendor or whatever. So that means that they are doing B2B e-marketing. It generates sales revenue, provides detailed product description when required, increases efficiency of business to business transaction. Just some trivial things that this is a good thing to do. If your product is like this कि आप अगर business को ही बेचेंगे अपना product तो obviously उससे आपका sales revenue बढ़ेगा. You would not be waiting for each consumer to come and buy your product. ठीक है, तो it is that type of marketing. इसके अंदर जो टूल्स यूज़ होते हैं, इन टूल्स को थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे वन बाय वन। जो टूल्स हैं B2B ई मार्केटिंग के, उसमें EDI है जिसको शॉर्ट करके कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज को शॉर्ट करके EDI कहा जाता है। यानी कि इंटरनेट के थ्रू अगर डाटा इंटरचेंज हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड EDI। देयर आर वेब सर्विसेज, देयर आर एक्स्ट्रा नेट्स, देयर आर प्राइवेट एक्सचेंजेस, देयर आर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस, देयर आर ई प्रोक्योरमेंट। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर EDI की बात हम करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ सेल्स इंफॉर्मेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। Now in this specific case, buyers and sellers both are businesses. There are no individual consumers. Exchange of sales information between buyers and sellers. अगर आप sales की information दे रहे हैं, product की information दे रहे हैं, तो business to business transaction के अंदर अगर data interchange हो रहा है तो it is called B2B EDI. But it requires compatible hardware and software systems. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपैटिबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जिसकी फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देयर इज़ अ बैंक और वो एक दूसरी बैंक के साथ अगर बिजनेस कर रही है। नाउ यू नो कि दैट फॉर एग्जांपल देयर इज़ बैंक HBL और से स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ये दो बैंक्स अगर आपस में बिजनेस कर रही हैं तो जितनी भी ट्रांजैक्शन या डाटा इंटरचेंज कर रहे होंगे ये दोनों बैंक्स, ये दोनों बिजनेसेस, दैट वुड बी EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। ज़्यादातर बैंक्स का सिस्टम भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक पर है। तो लेट्स से कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो इट शुड बी कंपैटिबल कि HBL जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, बेशक वो सॉफ्टवेयर सेम ना हो लेकिन कंपैटिबल हों। अगर वो सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं होंगे तो फिर ये ट्रांजेक्शन्स डाटा की इंटरचेंज नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल अगर HBL ये कहता है कि भाई हमने अगर ट्रांजैक्शन करनी है, एक सम ऑफ मनी अगर भेजना है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंदर, तो हमारे पास अकाउंट नंबर होना चाहिए, हमारे पास डेट होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल उस अकाउंट का मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए, वट एवर जो भी इन्फॉर्मेशन है उनके पास। एंड लेट सपोज कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये कहता है कि HBL के जो डेटा चाहिए होता है सॉफ्टवेयर को, उससे 4 चीज़ें ज़्यादा हमें चाहिए होती हैं। तो जो ट्रांजैक्शन होगी एक्चुअली वो जो ट्रांजैक्शन है वो हो नहीं पाएगी, वो इंटरचेंज हो नहीं पाएगा क्योंकि आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है।
HPL 11 चीज़ें भेजेगा, जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड कहेगा कि हमें कम से कम 13 चीज़ें चाहिए अपनी ट्रांजैक्शन को, इंटरचेंज को पूरा करने के लिए। तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, जो सारा डेटाबेस, जो सारा सिस्टम यूज़ हो रहा होता है वो एटलीस्ट कंपैटिबल होना चाहिए। सेम हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना एटलीस्ट कंपैटिबल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम डाटा एक्सचेंज करते हैं तो बिजनेसेस, तो ऑब्वियसली वी नो कि इट कट्स पेपर फ्लो, इट स्पीड्स द ऑर्डर साइकिल एंड रिड्यूसेस एरर्स। एरर्स की इसमें कमी हो जाती है, एरर, ह्यूमन एरर की इसमें पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, पेपर फ्लो काफ़ी कम हो जाता है, और ऑर्डर का जो साइकिल है यानी कि ज़्यादा डाटा इंटरचेंज हो सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कंपनीज़ को, बिजनेसेस को, कि वो आपस में मिल के बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं, यानी कि दोनों के लिए फ़ायदा अच्छा प्रोड्यूस कर सकती हैं। यानी कि जितनी डिमांड आ रही है, कोई कोई प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड है और उसके अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली काम हो रहा है तो वो जल्दी हो जाएगा। इसी एग्जांपल को अगर हम इन्हांस करते हैं, कि एक एग्जांपल है कि बैंक से अगर कोई पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी बैंक के अंदर, तो नाउ डेज इट टेक्स ओनली अ कपल ऑफ मिनट्स, मिनट्स भी नहीं लगते शायद। आप अगर मोबाइल के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करते हैं, एटीएम जाके अगर डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इट जस्ट टेक्स अ फ्यू सेकंड्स और आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के डेटा इंटरचेंज से पहले, जब इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू डेटा इंटरचेंज नहीं होता था और बैंक्स जब एक ट्रांजैक्शन, एक इंटरचेंज के लिए, एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन के लिए पूरे पूरे दिन मांगती थी कि 6 से 7 दिन लगेंगे या 10 दिन लगेंगे, इवन विद इन अ सिटी एज वेल, तो डिमांड को रीच करना इतना आसान नहीं था। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, एक चीज़ की डिमांड आ रही है कि भाई ये 1 हफ्ते में चाहिए, लेकिन बैंक ये कहती है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है, आपको पैसा, आपके पैसे ही 10 दिन में जाएंगे, तो आप कैसे उस डिमांड को मीट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें, बिजनेसेस को, ये एक ज़्यादा फ़ायदा भी हो गया है। वेब सर्विसेज से एक और फ़ायदा हो गया है कि इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स आ गए। वेब सर्विसेज के ऊपर आई थिंक लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि व्हाट आर वेब सर्विसेज। स्मॉलर कोड्स होते हैं, बहुत छोटे लेवल की चीज़ें होती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं कर रही होती इस तरह का, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को, अपनी चीज़ें फ़राहम कर रही होती हैं, अपनी एक्सेसिबिलिटी फ़राहम कर रही होती हैं। अलाउ पार्टीज टू कम्युनिकेट इलेक्ट्रॉनिकली विद वन अनदर रिगार्डलेस ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम दे यूज़। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेशक आप ना हो, लेकिन आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिस तरह से हम आमतौर पर कम्युनिकेट करते हैं, क्या कहते हैं उनको, कस्टमर सर्विस वालों से। लेकिन ये है कि ये एक्सएमएल स्टैंडर्ड्स के ऊपर होनी चाहिए। एक्सएमएल, आई थिंक आप लोगों ने वेब इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा है। सो एक्सएमएल का मतलब ये है कि जो इंटरनेट के ऊपर डाटा के इंटरचेंज के लिए जो एक मार्कअप लैंग्वेज बनाई गई है, उसके स्टैंडर्ड्स को सबने फॉलो करना है। अगर आप एक्सएमएल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप नहीं चल पाएंगे। आपका डाटा हो सकता है चेंज, इंटरचेंज हो भी जाए, आप वेब सर्विस यूज़ करने के काबिल भी हों, लेकिन आप उससे उतना फ़ायदा ना उठा सकें। एक्स्ट्रा नेट की अगर बात करें, तो इंटरनेट के लफ्ज़ से हम वाकिफ़ हैं, एक्स्ट्रा नेट के वक्त वर्ड का भी आपको पता होगा। दीज आर इंटरनेट्स, जिसको आप आमतौर पर आजकल जो है वो प्राइवेट नेटवर्क्स कह रहे होते हैं। ऐसे नेटवर्क्स जो कि विद इन सम बाउंड्री, विद इन सम प्रेमिस काम कर रहे होते हैं, दोज आर एक्चुअली प्राइवेट नेटवर्क्स। और एक्स्ट्रा नेट्स, these can still be not only limited to only one organization, they can be limited to a number of organizations as well, but those are not internet। यानी कि भाई एक सप्लायर है और एक ऑर्डर जो कर रहा है वो है, एक मैन्युफैक्चरर है, ये सब अलग अलग मुल्कों में बैठे हुए हैं, लेकिन ये सब इंटरनेट के ऊपर अपने डेटा को एक्सचेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। तो वो अपना एक एक्स्ट्रा नेट, एक प्राइवेट नेट बना सकते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। सिक्योर नेटवर्क्स होते हैं जिसके थ्रू वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, आपस में डाटा को एक्सचेंज करते हैं। Then there are intranets, secure internal networks that help companies share information among employees। तो जो इंट्रानेट्स होते हैं, दोज आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान डेटा के इंटरचेंज नहीं होता है, बल्कि जो एम्प्लॉयज़ हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशंस के, वो आपस में डाटा को इंटरचेंज कर रहे होते हैं। कि भाई एक फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को एक डिटेल आपने भेज दी है, या आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था, या आपको रॉ मटेरियल चाहिए था, प्रोक्योरमेंट वालों से आपने पैसे ले लिए, वॉट, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, जो डाटा एक्सचेंज होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज़ बेटर टू एक्सचेंज दोज इन्फॉर्मेशन ऑन इंट्रानेट, राइट।
Then there are private exchanges. Those are very private. Those are not intranet. Those are not extranets. A secure website at which company and its suppliers share all types of data related to e-marketing. This is sometimes called C business. Can you guys guess what C stands for here? Company. Okay. What else? Any guesses? इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा गैस करें कि क्या होना चाहिए सी. Yes, please. Not any other answer? Okay, though the C stands for company here, right? Because private exchanges की जब हम बात कर रहे होते हैं तो we are actually talking about exchanges within a group of company, within a company. So this is specifically related to one company. A secure website at which a company and its suppliers share all types of data related to e-marketing. यानी कि e-marketing से related जितना भी data है, e-business से related जितना भी data है, वो सारा का सारा data जिस frame पर, जिस network पर share किया जा रहा होता है, those are called private exchanges. Those can be as much private as you can imagine. के for example USB में भी लेगी, अगर आप data एक दूसरे company के employee को दे रहे हैं तो those will be called a private exchange. There is no necessity for a network here. So ई प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है कि कलेक्शन एंड सप्लाई ऑफ लॉजिस्टिक्स टू बी यूज्ड इन अ कंपनी. तो ये काम बेसिकली प्रोक्योरमेंट का होता है. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट इन योर यूनिवर्सिटी एज वेल. तो प्रोक्योरमेंट का काम ये होता है कि किस क्लास में कितनी कितनी चेयर्स चाहिए, किस क्लास में मार्कर्स हैं या नहीं, क्लास के जो फॉर एग्जांपल लैब्स हैं तो लैब्स में चेयर्स हैं या नहीं, या जो पंखे लगे हुए हैं वो हैं या नहीं, कितनी पेपर्स चाहिए एक टीचर को स्टेपलर की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, एक क्लास के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी की ज़रूरत है तो वो है या नहीं. ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना आपकी यूनिवर्सिटी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, दोज आर कॉल्ड प्रोक्योरमेंट. यानी कि लॉजिस्टिक्स का, टेंजिबल ज़रूरत की चीज़ों का जो जो ऑर्डर देना है या जो वसूली है उनकी, उनको वसूल करके उनको यूज़ में लाना है, वो एक सारा काम प्रोक्योरमेंट का होता है. When we are talking about e-procurement, you guys all know what does it mean by e-procurement. So use of internet to solicit bids and purchase goods and services from suppliers. यानी कि वही काम जो procurement का होता है कि चीज़ें ख़रीदना और उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना एक कंपनी में यूजेज के लिए. वो काम अगर इंटरनेट के यूज़ के थ्रू किया जा रहा है तो दैट वुड बी मोर फीजिबल एज वेल. सो अगर वो इंटरनेट के थ्रू किया जा रहा है तो वी विल कॉल इट ई प्रोक्योरमेंट. राइट.
नाउ कमिंग ऑन टू बी टू सी ई मार्केटिंग। बी टू सी का मतलब क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। कि अगर बिजनेस एक दूसरे बिजनेस को मार्केटिंग नहीं कर रहा है, अगर दूसरे बिजनेस को कर रहा है, तो वी टॉक्ड अबाउट एक्स्ट्रा नेट, इंट्रा नेट्स, प्राइवेट एक्सचेंजेस, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा एक्सचेंज हो रहा है। व्हाट अबाउट बी टू सी? अगर कंज्यूमर को मार्केट करनी है बिजनेस ने कोई चीज़, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे? सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स ओवर द इंटरनेट। Number one thing, over the internet, if you are selling something directly to the consumer without any other business in between, so that means that you are doing B2C e-marketing. It is also called e-tailing. It is not very frequently called that, but अगर कहीं पर e-tailing लिखा जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि we are talking about B2C e-businesses. टेलिंग का मतलब ये है कि द टेल एंड पे होती है ना। अगर आप क्यूज की बात करें या से फिज़िकली हम किसी किसी जानवर की भी अगर बात करते हैं, तो टेल इज़ व्हाट बिलोंग्स एट द एंड ऑफ दैट एनिमल। ठीक है, हेड एंड टेल का जो वर्ड यूज़ होता है। तो टेलिंग, व्हाट इज़, व्हाई इज़ इट कॉल्ड ई टेलिंग? बिकॉज कंज्यूमर इज़ द एंड यूज़र ऑफ योर प्रोडक्ट। उसके बाद उसने कहीं बेचना नहीं है इस प्रोडक्ट को, और वही आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल कंज्यूमर है। तो इट इज़ द लास्ट ट्रांजेक्शन अबाउट योर प्रोडक्ट दैट इज़ गोइंग टू बी मेड। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ई टेलिंग. Driven by convenience and improved security for transmitting financial information. Quite a thick sentence here. What is it saying? It is saying that the e-marketing that you are doing from business to consumer, it is driven by convenience and it is improved by security for transmitting financial information. So एक बात तो ये आ गई कि अगर आप बी टू सी मार्केटिंग करते हैं तो यूज़र के जहन में सिर्फ एक चीज़ है, और वो है कन्वीनियंस। अगर आप इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ बेच रहे हैं डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, उसके जहन में सिर्फ एक चीज़ आती है। पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि कन्वीनियंट है या नहीं है। और फिर दूसरी चीज़, अगर कन्वीनियंट है तो फिर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या वो देखता है? वो ये देखता है कि इज़ माई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और माई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ सिक्योर इनफ और नॉट। दोज आर जस्ट द टू थिंग्स जो कि ड्राइव करती हैं सारे बी टू सी ई मार्केटिंग को। what does the user see the first time? It sees, he or she sees कि क्या ये काम मेरे लिए कन्वीनियंट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर ट्राइंग टू बाय अ मग, आपने एक मग ख़रीदना है। अब वो मग अगर आप ख़रीदेंगे ऑनलाइन, अगर आप जाते हैं, यू वुड हैव टू डू सम रिसर्च ऑन दैट। आप जाकर फॉर एग्जांपल दराज पर देखते हैं वो कितने का है, और एक जो प्राइवेट छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं आप उन पर भी देखते हैं कि वो कितने का मिल रहा है। फिर आप ये देखते हैं कि चलें अगर मिल तो रहा है, असल चीज़ आती है कन्वीनियंस है या नहीं। तो आप क्या कहेंगे? एक आम यूज़र ये कहता है कि अगर मैंने यहाँ से ये प्रोडक्ट ऑफ़र कर दिया, ऑर्डर कर दिया, तो ये मेरे पास 1 से 2 दिन लगाएगा पहुँचने में। वो फिर जब प्रोडक्ट आ जाएगा फिर मैं उसको पेमेंट कर दूँगा। पेमेंट वुड बी गुड अगर वो आके जो है, क्या कहते हैं उसको, ऑन द डोर स्टेप जो मनी ट्रांजैक्शन होती है, क्या वर्ड है उसके लिए? आई गॉट द वर्ड आउट ऑफ माई माइंड। कि जब प्रोडक्ट आएगा तो उस वक्त आप उसको पे करेंगे, क्या कहते हैं इसको? नहीं नहीं, पेमेंट मेथड। इस पेमेंट मेथड को क्या कहते हैं? कैश ऑन डिलीवरी या COD। सो कैश ऑन डिलीवरी जो होती है, अगर अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो इम्प्रूवमेंट का, सिक्योरिटी का तो रिस्क नहीं है खैर, लेकिन ये है कि कन्वीनियंट, शायद वो एक मग ख़रीदना इस 1-2 दिन के इंतज़ार से आपको सही ना लगे। तो यू वुड सी के इट्स नॉट एक्चुअली कन्वीनियंट फॉर मी टू बाय दिस ऑनलाइन, सो वाई नॉट जस्ट गो टू सम शॉप और वहाँ से जाके जो मग मुझे पसंद आएगा वो मैं ले लूँगा। इट वुड बी अ फिजिकल थिंग, और इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है या इतनी कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है ख़रीदना, तो मैं क्यों ना जाके ख़रीद लूँ। तो पहली चीज़, जो यूज़र अगर इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो इट डिपेंड्स कि क्या प्रोडक्ट ख़रीदता है, वो उसके लिए कन्वीनियंट है या नहीं। अगर वो कन्वीनियंट है तो फिर यूज़र देखता है कि ओके, अगर मैं कन्वीनियंट है अगर, तो इसको क्यों ना थोड़ा और कम कन्वीनियंट बनाया जाए बाय मेकिंग द ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेट एज वेल, ताकि मैं पे भी कर दूँ, जब वो आए तो मुझे सिर्फ उसको रिसीव करना हो। ठीक है, तो दीज आर द टू थिंग्स जब आप ई मार्केटिंग कर रहे होते हैं फ्रॉम टू अ कंज्यूमर। Service providers are important participants in e-tailing. Service providers, obviously, those are important providers, participants in e-tailing. Like जिस तरह से दराज है, तो दराज is not a service provider actually. It is an e-commerce website.
तो दराज के ऊपर अगर आप जाकर किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसके अंदर सर्विसेज कौन कौन सी इन्वॉल्व हो जाती हैं? चलें, अगर दराज की एग्जांपल नहीं किसी और की एग्जांपल लें, क्योंकि आगे जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो कुछ डिफरेंट हो जाएगी दराज से। फॉर एग्जांपल किसी आप वेबसाइट पर जाते हैं और आप वहाँ से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो जो उससे मिलती जुलती सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला सर्विस प्रोवाइडर आएगा, आप जो रब्ता करेंगे उससे। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन पर रब्ता कर रहे हैं, सो यू आर एक्चुअली गेटिंग कम्युनिकेटेड विद अ मोबाइल फ़ोन। तो व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क दे यूज़, वो किस जगह पर हैं, आपका उनसे रब्ता हो सकता है या नहीं, वो सर्विस कैसी है, सबसे बड़ी चीज़ ये। दूसरी बात ये कि ओके, आपने अगर ट्रांजैक्शन कर भी दी, तो आप अगर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं तो उससे आपने इजी पैसा से पैसे भेज दिए। अब वो इजी पैसा रिलायबल है या नहीं, जैज़ कैश रिलायबल है या नहीं, आप अगर आईबीएफटी कर रहे हैं, इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो रिलायबल है या नहीं, उसकी सर्विस किस तरह की है, वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसी है। उसके बाद फिर जब वो प्रोडक्ट भेजते हैं, आप लोगों ने भी ऑनलाइन अगर कुछ चीज़ें मंगवाई हों, तो उसमें एक बड़ा इशू ये भी आता है कि उन्होंने भेज दिया है, वो वहाँ से निकल गया है प्रोडक्ट, लेकिन ये है कि वो जिन के थ्रू आ रहा है, फॉर एग्जांपल टीसीएस के थ्रू आ रहा है, तो वो उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। नाउ दैट इज़ अनदर सर्विस प्रोवाइडर। तो ये तीन चार मेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनका यूज़ करना पड़ता है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को। तो जब बी टू सी ई मार्केटिंग की बात आती है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं कि आप कह तो रहे हैं कि इट इज़ कन्वीनियंट, बट व्हाट अबाउट योर सर्विस प्रोवाइडर्स, आर दे रिलायबल एज वेल और नॉट, राइट? मदन लाल कह रहे हैं सुपर टास्कर, वो व्हाट इज़ इट? ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन भी भेज दें, मैं पढ़ लूँ कि क्या है। मैंने असल में उस वक्त नहीं देखा जब मैं ये बात कर रहा था। ओके, सो ओके, देयर आर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट्स एज वेल। स्टोर फ्रंट का मतलब यही है कि किसी स्टोर की अगर हम बात करते हैं, अगर आप किसी मोहल्ले में जाते हैं किसी शॉप के ऊपर, तो वो जो शॉप है दो, दैट इज़ एक्चुअली अ स्टोर। स्टोर फ्रंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम तौर पर जो शॉप्स होती हैं उनके दो हिस्से होते हैं, एक बैक ऑफ द स्टोर होता है और एक फ्रंट ऑफ द स्टोर होता है। आमतौर पर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो ख़रीदारी हो रही होती है, वो स्टोर फ्रंट से ही होती है। आप जाते हैं शॉप पर और आपको जो चीज़ पसंद आती है आप वो उसकी पेमेंट करते हैं और ले लेते हैं, दैट इज़ अ स्टोर फ्रंट। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि काफ़ी दुकानों पर वो ये इस तरह भी होता है, कॉफ़ी शॉप्स पर, स्टोर्स पर इस तरह भी होता है कि वो कहते हैं कि अच्छा आपको ये चीज़ चाहिए, ये हमने सामने नहीं रखी हुई, ये बैक में है तो हम ले आते हैं। तो वो जाते हैं और वहाँ से ले आते हैं। तो वो दो हिस्से जो होते हैं उसके उसके ऊपर मबनी है। तो स्टोर फ्रंट अगर इलेक्ट्रॉनिक है, विच मीन्स के इंटरनेट के ऊपर स्टोर फ्रंट है, आपने इंटरनेट के ऊपर कोई वेबसाइट बनाई हुई है, उसके ऊपर आपने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसका क्या रोल है इन सारी चीज़ों में? कंपनी वेबसाइट दैट सेल्स द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, ऐसी कंपनी वेबसाइट जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट को सेल करती है कस्टमर्स को, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट्स। उनको एक और लफ्ज़ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताएं ज़रा जल्दी से। जल्दी से आ जाए, जवाब तो सही है, वरना सर्च करके तो पता बता ही देगा कोई भी। आपके जहन में वो चीज़ क्लिक हुई या नहीं हुई? कंपनी वेबसाइट दैट सेल्स द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट। व्हाट एल्स इट इज़ कॉल्ड? ऑनलाइन बिजनेस? नॉट, नॉट दैट। यस, एनीवन एल्स? मदन लाल क्या लगता है आपको, किस वर्ड की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ? आवाज़ कट गई थी। आई एम आस्किंग कि आई थिंक यू ऑल कैन सी द स्क्रीन। कंपनी वेबसाइट दैट सेल्स द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, इट्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट। व्हाट एल्स इज दिस थिंग कॉल्ड? सबसे सवाल है मेरा ये। मोहम्मद अवैस, आगा मुर्तज़ा, अब्दुलरहमान।
वेयर हाउस, नो 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 नो। चलें, मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, रिमाइंड क्या करवाता हूँ बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बात हमारी हुई थी। बी अटेंटिव इन द क्लास एंड ऑल्सो उसके जो हम पढ़ चुके हैं उनके ऊपर थोड़ा सा जाकर सोचा भी करें कि अच्छा ये इस तरह से। ये बैक जा रहा हूँ मैं स्लाइड्स लेके, हम पढ़ चुके हैं ये स्लाइड्स। मार्केटिंग वेबसाइट, मार्केटिंग वेबसाइट जब हम पढ़ रहे थे तो लिखा हुआ तो इसमें जो है वो है, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी हमने डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ एक्चुअली मार्केटिंग वेबसाइट। एक ऐसी वेबसाइट जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाती है, जिसका काम ये होता है कि उस वेबसाइट के थ्रू एक्चुअली ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं कंज्यूमर के साथ। उसके ऊपर सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कंपनी में कौन कौन है या कंपनी कहाँ से आई या उस कंपनी का क्या विजन मिशन है, दैट इज़ कॉर्पोरेट वेबसाइट। बट एक्चुअली कौन से प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर्स के लिए, उनके क्या फ़ायदे हैं, वो प्रोडक्ट कितने के हैं, और ऑफ्टन ऐसा भी होता है कि उन प्रोडक्ट की सेलिंग जो है वो भी मार्केटिंग वेबसाइट के ऊपर हो रही होती है। तो एक तरह से जो मार्केटिंग वेबसाइट है, marketing website is not necessarily also an electronic storefront, but all electronic storefronts are marketing websites. इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट है, इसका मतलब है कि कंज्यूमर के बिजनेसेस जो हैं वो कंज्यूमर के साथ रब्ता कर रहे हैं। तो अगर बिजनेसेस कंज्यूमर के साथ रब्ता कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं मार्केटिंग वेबसाइट। अब उसके उसमें अगर सेलिंग भी हो रही है तो यू कैन कॉल दैट एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट एज वेल। So items for purchases are placed in an electronic shopping cart. We all know that what a shopping cart is. An electronic shopping cart क्या होता है? Electronic shopping cart is a file that holds the item for the online shopper which he has chosen to buy. राइट तो वो जो एक कार्ड होता है आपका जिसके अंदर आप एंटर कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, तो दैट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ड। इंक्रीज्ड कैपेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। स्मार्टफोन जिस तरह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग की जो यूजेज है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट। सो अगर अगर हम फॉर एग्जांपल दराज की वेबसाइट खोलते हैं, daraz.pk, इज़ इट और इज़ इट समथिंग एल्स? ओके, सो फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन की मैं अगर वेबसाइट खोलता हूँ तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट। ठीक है, उसी तरह जिस तरह आप शॉपिंग कार्ट में प्लेस करते हैं चीज़ें, तो अगर मैंने कोई और चीज़ ख़रीदनी है, लेट्स से कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता हूँ एंड आई बाय समथिंग, सो इसमें एक ऑप्शन यही होगा कि यू शुड ऐड दिस टू द कार्ट। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है कि आप उसको कार्ट में ऐड कर सकें, क्योंकि इशू ये होता है कि आप अगर साइन इन हैं उसके अंदर तो आप उसमें ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, वरना आप उसमें ऐड टू कार्ट ऑब्वियसली नहीं कर सकते। राइट, सो कैन यू गाइज हेयर मी? आपके पास स्क्रीन भी आई थिंक आ रही होगी और मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। लाइट मेरे पास अभी जाकर आई है, तो आई एम जस्ट कंफर्मिंग कि आप कनेक्शन हमारा अभी भी है या ओके कनेक्शन है हमारा। गुड। राइट, सो फॉर एग्जांपल कोई कोई एक प्रोडक्ट है तो उसमें ऐड टू कार्ट का बटन आपने देखा होगा, वो आ जाता है। मैं साइन इन नहीं हूँ इस वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन वो अगर मैं साइन इन होता तो वो ऐड टू कार्ट आ जाता है। तो जिस कार्ट में चला जाता है वो सारी चीज़ें जो कि पोटेंशियली एक यूज़र ख़रीदना चाह रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट। ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ B2C ई मार्केटिंग? अगर हम देखें आम तौर पर जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हमारे जहन में B2C ई मार्केटिंग ही आती है। बहुत कम ऐसा होता है कि हम अगर सिर्फ बोलें मार्केटिंग और हमारे जहन में आए B2B ई मार्केटिंग, ऐसा बहुत कम होता है। तो B2C ई मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, यानी कि एक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है हमारी थ्रू द इंटरनेट, उसके फ़वाद क्या क्या हैं? नंबर वन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग।
An ideal method for savvy shoppers to compare prices for dozens of sellers. B2C ई मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो यूज़र जब आपकी प्रोडक्ट को देखता है कि आपकी प्रोडक्ट में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, उसको वो कंपेयर कर सकता है आराम से। ये अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर जाते हैं या एक ट्रेडिशनल बिजनेस का जब एक कंज्यूमर से रिलेशनशिप होता है तो एक ट्रेडिशनल वे में ये चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पर जाते हैं और आप कहते हैं कि ऐसे ये चेयर कितने की है। लेट सपोज वो कहता है ये 500 की है, 800 की चेयर है। यू वुड बी लाइक कि ठीक है 800 की है, मतलब मार्केट में हो सकता है 800 700 इसी तरह की प्राइसेस होंगी। कुछ ऐसे बायर्स होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, इसने कहा है 800 की, मैं फ़लाँ मार्केट से या फ़लाँ शॉप से दोबारा पूछूंगा, फिर एक दिन के बाद उस शॉप से पूछूंगा, फिर उस मार्केट को टच करूंगा। सेवी शॉपर्स जिसको हम कहते हैं, कि ऐसे शॉपर्स जिनको अंदाज़ा होता है मार्केट का और वो काफ़ी रिसर्च करके एक प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। तो अगर आप फिज़िकली किसी शॉप पर जाते हैं और आप कहते हैं कि ये चेयर कितने की है, और आप एक दुकान आपने देख ली, आपने 10 और दुकानें देख ली, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये प्राइस है इसकी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट, तो इंटरनेट के ऊपर देयर इज़ नो लिमिट। इट्स नॉट लाइक कि आपने 5-6 दुकानें घूम ली और आप थक गए और आप कहते हैं चलो यार ज़्यादा ख्वार होने से बेहतर है कि हम 700 की यही चेयर ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के ऊपर यू हैव अनलिमिटेड ऑप्शंस। आप जब कोई चीज़ ख़रीदने के लिए इंटरनेट के ऊपर बैठते हैं तो आप प्राइस को, क्वालिटी को, हर चीज़ को बहुत कॉम्पिटिटिवली जज कर सकते हैं। आप अमेज़न के ऊपर देखें क्या प्राइस आ रही है, आप अमेज़न पे डिफरेंट वेंडर्स को देखें क्या प्राइसेस आ रही हैं, आप दराज के ऊपर चले जाएं, आप अली बाबा के ऊपर चले जाएं, आप मुख्तलिफ़ जगह फेसबुक के ऊपर चले जाएं, व्हाट्सएप के ऊपर चले जाएं, आपको हर जगह पर मुख्तलिफ़ रेट्स के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही होंगी और आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी फ़िज़िकली। और आपने क्रोम खोला, आपने ओपेरा खोला, उसके ऊपर आपने 50 टैब्स खोली हुई हैं और हर टैब के ऊपर एक डिफरेंट प्रोडक्ट, एक डिफरेंट आईडी आपको नज़र आ रही है और आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगा आपको सर्च करने में और आपने बेस्ट प्रोडक्ट विद द बेस्ट प्राइस सेलेक्ट करके आपने उसको सर्च कर लिया। ये भी मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो कि आम तौर पर यूज़र्स करते हैं। आजकल इसके लिए भी वेबसाइट्स बहुत सारी आ गई हैं। प्राइस ग्रैबर की अगर हम बात करते हैं तो ये प्राइस ग्रैबर डॉट कॉम करता ये है कि मुख्तलिफ़ वेबसाइट से आपको प्राइसेस मैच करके और आपको बताता है कि कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसके अलावा आजकल बड़ी मशहूर एक वेबसाइट है ट्रिवागो की, अगर हम बात करें तो उसका भी काम सिर्फ यही है कि वो होटल्स की प्राइसेस को मैच करके आपको बताता है। यानी कि ऑनलाइन आप बैठे हुए बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं। अगर आप किसी और शॉप पर या किसी मार्केट में फ़िज़िकली आप जाते हैं तो उतनी कॉम्पिटेंस के साथ आप किसी वेबसाइट किसी प्रोडक्ट को जज नहीं कर पाते जितना ज़्यादा बेहतर आप जज कर लेते हैं ई मार्केटिंग के ऊपर, यानी कि इंटरनेट के ऊपर। इजी प्राइस कंपैरिजंस विद द एड ऑफ बॉट्स। It is accessible, it is convenient, it allows customer to place orders from anywhere at any time, and number one thing, another thing इज़ दैट यू कैन ट्रैक योर प्रोडक्ट्स, कि अभी अभी आपका प्रोडक्ट कहाँ है, अभी आपके प्रोडक्ट किस किस हालत में है, यानी कि क्या वो वेयर हाउस से निकल चुका है, क्या वो किसी वेंडर के पास है, वो किस सिचुएशन में है, वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज भी होती हैं। अगर हम ई मार्केटिंग की बात करते हैं तो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग भी होती है, यानी कि मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स फॉर एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के भी प्रोडक्ट्स के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अगर हम B2B की बात करें ना, तो लेट सपोज़ कि एक फैक्ट्री है जो कि शॉप को बेचती है चीज़ें, तो शॉपकीपर को इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होगा कि इंडिविजुअल्स जो ख़रीदने आएंगे उनकी क्या डिमांड्स होंगी। ही विल जस्ट से कि फॉर एग्जांपल मुझे ये सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाकर दे दें, सो वो उसको बनाकर दे देंगे। बट जब कंज्यूमर से डायरेक्ट बात करता है बिज़नेस, तो कंज्यूमर अपनी पर्सनलाइज्ड चीज़ें भी उसको बता सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ में ये चीज़ बुरी लगती है, आप इसको ऐसा करके बना दें। Software analyzes past user purchases to customize experience. We all know about that कि सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू आप कर रहे हैं, तो आपको ऑर्डर कर रहे हैं या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उसके थ्रू वो एनालाइज कर लेता है कि आपको किस तरह की चीज़ पसंद है, तो उसके मुताबिक आपके जो है वो गोल क्रिएट किया जाता है। गोल इज़ टू क्रिएट लॉयल कस्टमर्स हु मेक रिपीट परचेजेस। Online buyers and sellers, more than half of all users make at least one purchase online each month.
अगर ऑन एवरेज देखा जाए, इट इज़ एन स्टेटिस्टिक्स, आगे चल के इसका ग्राफ भी देखते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द ऑल द यूज़र्स मेक एटलीस्ट वन परचेज ऑनलाइन ईच मंथ। यानी कि अगर आप दराज के यूज़र हैं, अगर आप अमेज़ॉन के यूज़र हैं, अगर आप किसी और तरह की इंटरनेट ई कॉमर्स वेबसाइट के यूज़र हैं, तो आप में से जितने भी यूज़र्स हैं उनमें से 50% से ज़्यादा लोग एक महीने के अंदर कम से कम एक चीज़ तो मंगवाते ही हैं। इट इज़ एट लीस्ट। ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो कि एक महीने के अंदर हर चीज़ तकरीबन 10-12 ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, एक साथ 10-10 ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। ऐसे कस्टमर्स भी हैं। द पॉइंट इज़ कि ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान हो गया है आजकल। हाफ ऑफ ऑल शॉपर्स स्पेंड 3/4 ऑफ टोटल शिपिंग टाइम ड्यूरिंग प्रोडक्ट रिसर्च। जिस तरह से अभी मैंने कहा ना कि प्राइस कंपैरिजन, कंपिटेंसी चेक की जाती है, कितना कॉम्पिटिटेंट है प्रोडक्ट, क्वालिटी क्या है। मोर देन हाफ ऑफ ऑल द शॉपर्स 3/4 ऑफ द टाइम, यानी कि अगर वो 1 घंटे में कोई चीज़ ऑर्डर करता है तो वो 45 मिनट सिर्फ इसी में लगाता है कि वो प्रोडक्ट होना क्या चाहिए, उसकी प्राइस कहाँ से सही मिलेगी, किस जगह से मंगवाना चाहिए। मैनी ऑनलाइन शॉपर्स आर लॉयल एंड बाय मोस्टली फ्रॉम अ सिंगल साइट्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न हेयर कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द डाटा, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल साइट से अपना डाटा मंगवाते हैं, अपनी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। सो इफ़ आई एम अ लॉयल कस्टमर ऑफ दराज, मेरे ऊपर, मैं अगर रिलाई करता हूँ उनके ऊपर कि उनसे मैंने 10-12 चीज़ें मंगवाई हैं जो कि सही आई हैं, तो अगर मुझे 5-10 रुपए के फ़र्क से कहीं और सस्ती चीज़ भी मिल रही होगी तो आई विल नॉट ऑर्डर फ्रॉम दैट वेबसाइट, आई विल स्टिल ऑर्डर फ्रॉम दराज। तो ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो एक ही वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे होते हैं, रादर दैन कि वो एक के बजाय दूसरी से भी ऑर्डर करें। Consumers' online shopping experiences have been steadily improving in quality and convenience. Consumers बहुत ज़्यादा जिसको आम लफ्ज़ों में कहें चालाक होते जा रहे हैं, और उन्हें अंदाज़ा होता जा रहा है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, किस जगह सही चीज़ मिलेगी, किस जगह सही चीज़ नहीं मिलेगी। तो जितने भी ई बिज़नेसेस हैं, ई मार्केटिंग बिज़नेसेस हैं, ई कॉमर्स बिज़नेसेस हैं, इनको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ रहा है आजकल। हर दिन के हिसाब से, हर घंटे के हिसाब से यूज़र्स की नीड्स चेंज होती जा रही हैं, और वो चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या अपडेट आ सकती हैं चीज़ों के अंदर, हम उनको टैकल करें। सो उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी होता जा रहा है। सो अगर इस ग्राफ को हम देखें, आई एम गिविंग यू द डिपेंडेंसी ऑफ रीडिंग दिस ग्राफ। डिपेंड ऑन योर सेल्फ एंड रीड दिस ग्राफ एंड टेल मी कि क्या मतलब है इस ग्राफ का। यू कैन ऑल्सो ask me to open your mic if you want to explain in by saying some of the things rather than just writing. So take a few minutes and look at this graph and then tell me what is this graph telling you. Right, can you be a little more specific, Saklan? Mohammad Awais wants to speak. Let's see इनकी definition क्या है। जी अवैस। वालेकुम अस्सलाम। Basically, this chart is about US internet user specifying the age limit and giving us some characteristic in percentage. As we see, 18 to 29 years, there are 98% internet user, and from 30 to Okay, 49 years, right, using 90. right, you are absolutely right. Good. अनवर ख़ान कह रहे हैं कि एज वाइज इंटरनेट यूज़र का बता रहा है इन यूएसए। ओके गुड, यही चीज़ है। द यंगर जनरेशन इज़ मोर अटैच्ड टू द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ ओल्ड एजेस पीपल। अ गुड इंसाइट फ्रॉम आगा मुर्तज़ा।
उन्होंने ना सिर्फ रीड किया है बल्कि अपना एक इंसाइट भी दिया है। वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इट शोज़ के ज़्यादा जो यंगर पीपल हैं वो ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं रादर देन ओल्डर पीपल। ओके। मुस्तफ़ैन का ये कहना है कि यूएस में 18 से 29 ईयर्स तक के लोग इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिनको 98% बताया गया है। गुड। मोस्ट यूज़र आर यंग, अली अकबर का भी यही कहना है। सो ऑल ऑफ यू आर रीडिंग दिस ग्राफ एब्सोल्युटली करेक्टली। सो व्हाट दिस ग्राफ इज़ शोइंग इज़ एक्चुअली दैट, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बार को रीड करता हूँ तो इट इज़ एक्चुअली शोइंग मी कि 18 टू 29 ईयर्स, अगर 18 टू 29 ईयर्स की एज के अगर 100 लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स में तो उनमें से 98 इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। 30 टू 49 ईयर्स के अगर 100 लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स में तो उनमें से 97 इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह 50 टू 64 एजेस के अगर 100 यूज़र्स हैं तो उनमें से 87 यूज़ कर रहे हैं। 65 प्लस के अगर 100 पीपल आर इन यूनाइटेड स्टेट्स तो उनमें से ओनली 66 हैं जो कि इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो यही इंसाइट मैं लेना चाह रहा था आप लोगों से, जो कि आप सबने सही कही है कि यंगर जनरेशन इज़ यूजिंग मोर ऑफ द इंटरनेट देन द ओल्डर जनरेशन। सो इंटरनेट अगर यूज़ कर रहा है कोई तो यंगर जनरेशन ज़्यादा यूज़ कर रही है, ओल्डर जनरेशन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पिछली क्लास के कुछ वर्ड्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ अब, कि अगर हम डेमोग्राफिक्स को देखें तो डेमोग्राफिक्स के हिसाब से हमारी टारगेट मार्केटिंग, अगर आप इंटरनेट पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमारी टारगेट मार्केटिंग हमेशा यंगर जनरेशन होनी चाहिए, 18 टू 49 ईयर्स ऑफ एज। इन मार्केट सेगमेंट को हमने टारगेट करना है इफ़ वी वांट आवर मार्केट टू रीच एट अ हायर लेवल। आपके यूजर्स पोटेंशियल, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स 65 प्लस ईयर्स के भी हो सकते हैं ऑन द इंटरनेट, बट देर इज़ अ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ दोज कंपैरेटिवली टू दोज ऑफ यंगर जनरेशन। तो जो यूथ है उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है मार्केटिंग के लिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ई बिजनेसेस और मार्केटिंग थ्रू द इंटरनेट। ओके, मूविंग ऑन। सो देर आर चैलेंजेस इन ई बिज़नेस एंड ई मार्केटिंग। बहुत सारे चैलेंजेस इसके अंदर होते हैं। सबसे पहली चीज़ सेफ्टी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। सबसे बड़ी चीज़ यही आती है कि ऑनलाइन आप ख़रीद तो रहे हैं लेकिन ये है कि क्या आप जो पेमेंट करेंगे ऑनलाइन वो सेफ़ है या नहीं। कंपनीज हैव डेवलप्ड सिक्योर पेमेंट सिस्टम्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन। इंक्रिप्शन हो जाती है काफ़ी सिचुएशंस में, डेटा को इनकोड कर देते हैं, सिक्योर सर्वर के ऊपर ले जाते हैं आपको जब भी आप किसी ऑनलाइन पेमेंट को के ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। एसएसएल के ऊपर आपको ले जाते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर जिसको कहा जाता है। टेक्नोलॉजी दैट इनक्रिप्ट्स इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन। तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे होते हैं टू मेक द पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सिक्योर। तो अगर आप आमतौर पर किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, आप अमेज़ॉन दराज के ऊपर जाते हैं, आपकी सारी चीज़ें दराज के सर्वर के ऊपर हो रही होंगी, बट जब आप ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर जाएंगे तो आपको भी ये लगेगा, बल्कि आप जब पेमेंट के ऊपर जाएंगे तो एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी इन अ सिक्योर सॉकेट्स लेयर, जो कि आपको पेमेंट के लिए अलग सिक्योर लोकेशन पर ले जाएगी। सो सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी भी यूज़र का जब वो ऑनलाइन परचेजेस करता है। प्राइवेसी इश्यूज भी आते हैं। कस्टमर्स टॉप सिक्योरिटी कंसर्न इज़ प्रोटेक्शन ऑफ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट सिक्योर। एक्चुअली मनी की सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर यूज़र के डाटा की सिक्योरिटी की बात हो रही है कि यूज़र का जो डाटा है, क्या आपकी ईमेल जो है वो किसी और के पास तो नहीं चली जाएगी, क्या आपका फ़ोन नंबर जो इसने कंपनी ने लिया है वो कहीं और तो नहीं चला जाएगा। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स पार्टीज़ कैन एंटर इनटू लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनलाइन। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपकी अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कोई मौजूद है जिसको आप पिन कोड कह लें, या आपकी अगर फिंगरप्रिंट का जो डाटा है वो अगर आपने रखा हुआ है किसी वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, तो व्हाट इज़ द गारंटी कि जो आपने फिंगरप्रिंट का डाटा एक सर्टन एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए रखा हुआ है वो आपके फिंगरप्रिंट का डाटा सेल नहीं करेगी या उसके थ्रू आपको कहीं और पर ऑब्लिगेशन में नहीं डाल देगी। तो इज़ दैट सिक्योर और नॉट, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली आजकल जब ऑलमोस्ट सारी ही वेबसाइट्स, सारी ही एप्लीकेशंस आपके मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट के थ्रू एक्सेस हो रही हैं। तो अगर आपका फिंगरप्रिंट का डाटा एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के पास है तो इट शुड बी योर कंसर्न कि आपका जो डाटा है फिंगरप्रिंट का या जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, चाहे वो कोई पिन कोड हो या वट एवर, वो कहीं और तो नहीं चली जाएगी, क्या वो सेल आउट तो नहीं होगी, क्या कंपनी उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगी, राइट।
कुकीज़ और स्पाईवेयर तो नहीं आ जाएंगे कहीं आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर? ऐसा तो नहीं है कि आपसे कहा कुछ जाए और वेबसाइट करे कुछ? तो प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है अगर आप ई बिज़नेस की तरफ जाते हैं. But to reassure customers, many online merchants have signed on with online privacy organizations. बहुत से, बल्कि तकरीबन सभी मर्चेंट्स जितने भी हैं ऑनलाइन, उन्होंने कंपनी हायर करते हैं. कंपनी बेसिकली एक ऐसे समझ लें एक लॉ फर्म को हायर कर लेते हैं और उनसे वो कहते हैं कि टर्म्स एंड सर्विसेज हमारी लिख कर दें. तो जो टर्म्स एंड सर्विसेज लिखी जाती हैं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, एक कंपनी है ट्रस्ट आर्क के नाम से. तो जो ट्रस्ट आर्क है, इसका काम ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा को सिक्योर रखने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं और उनकी इंक्रिप्शन वगैरह जो होती है, वो ये फ़राहम करती है मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को. तो ज़्यादातर वेबसाइट्स का काम यही है. या ज़्यादातर जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उन्होंने रब्ता किया हुआ है इस तरह के MOUs साइन किए हुए हैं. उन्होंने सर्विसेज ली हुई हैं इस तरह के फर्म्स की, ताकि उनके यूज़र का जो डाटा है वो प्राइवेट रहे और वो कहीं पर दूसरी जगह पर एक्सेस ना किया जा सके. इसके अलावा कंपनीज इंस्टॉल फायरवॉल्स टू प्रोटेक्ट प्राइवेट कॉर्पोरेट डाटा. फायरवॉल का तो आपको अंदाज़ा होगा, व्हाट इज़ फायरवॉल, कि आपके नेटवर्क के अंदर कोई दूसरा कंप्यूटर या कोई दूसरा सर्वर एंटर ना हो सके. आप अगर कोई वेबसाइट एंटर करते भी हैं, कोई एक वेबसाइट खोलते भी हैं, और अगर वो वेबसाइट या कोई भी इंटरनेट प्रेजेंस है, कोई एक पेज है या कोई एक नंबर है, कोई एक ईमेल है, अगर वो आपके पर्सनल डाटा के अंदर इंसर्ट होना चाहती है तो उसको फायरवॉल ब्लॉक कर देती है. तो फायरवॉल ब्लॉक जो है उसके यूजेज कंपनी के कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं. अगर कंपनी इंटरनेट यूज़ कर रही है या इंट्रानेट यूज़ कर रही है या एक्स्ट्रा नेट यूज़ कर रही है, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टैक्टिक टू डील विद द प्राइवेसी इश्यूज़. फिर आते हैं फ्रॉड्स एंड स्कैम्स के ऊपर. इंटरनेट के थ्रू अगर बिजनेसेस हो रहे हैं, पेमेंट्स हो रही हैं, तो बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो सकते हैं. कंप्लेंट्स अबाउट इंटरनेट फ्रॉड आर रिसीव्ड बाय द इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर, IC3 के नाम से जाना जाता है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर अगर इंटरनेट फ्रॉड या इस तरह की कोई कंप्लेंट्स है तो वो FIA डील करता है. फ़िशिंग एक तरह का स्कैम है, फ़िशिंग फ्रॉम PH. फिशिंग स्कैम बेसिकली होता ये है, इट इज़ अ हाई टेक स्कैम दैट यूजेस ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल और पॉपअप मैसेजेस टू गेट अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स टू रिवील पर्सनल इन्फॉर्मेशन. बड़ा सिंपल सी बात है. आपके सामने एक पॉपअप आता है और आपको ये कहता है कि आपका डाटा, या आपको फॉर एग्जांपल इतने रुपए दे दिए गए हैं नाम के ऊपर और आप अपना डाटा एंटर करें और उसमें लॉगिन हो जाएं. या आपने इतने रुपए जीत लिए हैं, आप एक सर्टेन कहीं उसमें थे, क्या कहते हैं, कंपटीशन में थे, या अगर आप ये कमाना चाहते हैं तो आप अपना डाटा एंटर करें. ऑथेंटिक लुकिंग होती है उनकी ईमेल. आमतौर पर इतना नहीं होता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ. ऑथेंटिक लुकिंग होती है. ऑथेंटिक लुकिंग का मतलब ये है कि आपको लगता ऐसा है कि एक्चुअली वो कोई कंपनी ही भेज रही है, कोई एक इंडिविजुअल है जो कि आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए आपका डाटा ले रहा है, बट एक्चुअली वो आपका डाटा किसी इल मीनिंग से यूज़ करने के लिए वो आपसे ले रहा होता है. दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली अ फिशिंग स्कैम. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं. uh, हुआ ये कि वन टाइम आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम समवन इन एलाइड बैंक की तरफ से मुझे एक ईमेल आई और उन्होंने ये कहा कि आपका जो डाटा है, सॉरी, आपका जो एड्रेस है वो गलत लिखा हुआ है हमारी उसके अंदर. स्टेटमेंट हमने अटैच कर दी है, आपका एड्रेस गलत लिखा हुआ है, तो काइंडली एड्रेस अपना वेरीफाई कर दें, हमें भेज दें. इस तरह का कुछ उन्होंने लिखा हुआ था. काफ़ी लंबी चौड़ी ईमेल थी. इट वॉज़ एन ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल. इट वॉज़ फ्रॉम सम ईमेल ID दैट वाज एट ABL.com एज वेल. यानी कि एलाइड बैंक की ही ईमेल जो होती हैं, जिस तरह @SMIU.com होता है, .edu.pk, इसी तरह की ईमेल से वो ईमेल आई हुई थी. तो आई वाज सेइंग कि ओके ऐसा है तो फिर मुझे भेजनी चाहिए. बट द इशू वाज कि एलाइड बैंक में ना मेरा कोई अकाउंट है और ना मैंने कभी खुलवाया था. सो इशू ये आया कि अब हाउ आर दे एक्सेसिंग माई ईमेल. सो आई डाउनलोडेड दैट स्टेटमेंट जो कि उन्होंने मुझे भेजी थी. उसके अंदर काफ़ी सारा डाटा लिखा हुआ था. उसमें नाम उस शख्स का वही था जो मेरा है, ज़ुबैरुद्दीन शेख. उसका नंबर भी डिफरेंट था, उसका एड्रेस भी डिफरेंट था, और ऑब्वियसली उसकी जो ट्रांजैक्शंस थी वो सारी डिफरेंट थी. इट्स नॉट अबाउट, हो सकता है कि कुछ गलती उनसे हो गई हो, बट इट वॉज़ लाइक कि अगर अगर मैं उनको एड्रेस भेज दूँ तो हाउ कैन आई बी श्योर कि माई एड्रेस वुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी इल मीन्स एज वेल.
हो सकता है कि वो किसी और ट्रांजैक्शन के अंदर मेरा एड्रेस डाल दें। जिस तरह आजकल पिछले दिनों काफ़ी खबरें हो रही थी। आजकल आप देख रहे होते हैं कि किसी किसी आजकल मेरे ख्याल से किसी धोबी का केस चल रहा है कि उसके ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अरबों रुपए की उनके अकाउंट से। सो किस तरह से ये होती हैं एक्चुअली, ये इनका इनकी जड़ क्या है? ये सारे फ़िशिंग स्कैम्स ही इनकी जड़ हैं कि ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल से, ऑथेंटिक लुकिंग फ़ोन कॉल से आपका डाटा लिया जाता है कि इस काम के लिए आपका डाटा ले रहे हैं, आप उस काम के लिए अपना डाटा दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो किसी और काम में आपका डाटा इस्तेमाल हो रहा होता है, जो कि फिर इस तरह की फ्रॉड्स के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है। यस सकलैन, तो वो एक्चुअली उनका काम यही था कि दे वर ट्राइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ मी, कि हो सकता है कि हमारा एड्रेस भेज दे बंदा और हम इससे और डाटा भी मांगेंगे और इसके नाम पे कुछ अकाउंट खुल जाएगा, वट एवर जो भी उनका मकसद था। मे भी कोई गलती हुई हो, ऐसा कोई मकसद ना हो उनका, बट द इशू इज़ के फ़िशिंग स्कैम्स होते हैं, राइट। इसी तरह से और भी स्कैम्स होते हैं, विशिंग के स्कैम्स होते हैं, इसी तरह के स्कैम्स, बट जहाँ पर वॉइस रिस्पॉन्सेज होते हैं। आपके पास कॉल्स आती हैं कि हम फलां जगह से कॉल कर रहे हैं, आप अपना ये चीज़ वेरीफाई कर दें, आप अपने डाटा उसको दे रहे होते हैं। दीज आर स्कैम्स एज वेल। पेमेंट फ्रॉड इज़ एन स्कैम। पेमेंट फ्रॉड का मतलब यही है कि आपने पैसे भेजे कहीं पर, लेकिन एक्चुअली वो पैसे उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुए जिस मकसद के लिए आपने भेजे थे। दोज आर पेमेंट फ्रॉड्स। आपने भेजे कि भाई ये 10 रुपये ऊपर इसलिए हैं क्योंकि आपने शिपिंग करनी है मेरे प्रोडक्ट की, लेकिन वो 10 रुपये एक्चुअली शिपिंग के थे ही नहीं, शिपिंग फ्री थी। तो इस तरह के बहुत सारे फिशिंग पेमेंट फ्रॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बड़े बड़े भी एग्जिस्ट करते हैं, मैंने तो बहुत छोटे की एग्जांपल ली है। uh, यहाँ से हम स्लाइड्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई थिंक कुछ स्लाइड्स हमारी रह गई हैं 4-5, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको ख़त्म कर देंगे। देर माइट भी, होपफुली अगर आपके एलएमएस के ऊपर सही तरह से इनरोलमेंट हो जाती है तो देर माइट बी अ क्विज एज वेल। आई एम प्लानिंग दैट। अदरवाइज दैट्स इट फ्रॉम द क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्यूरी, so we can address that now. या एग्जैक्टली, मदन लाल इज सेइंग कि फेसबुक की तरह का दिखने वाला सेम लॉगिन पेज आपके सामने आ जाए, आपने गलत लिखी हो वेबसाइट और आपका डाटा वहाँ चला जाए। आप अगर fb.com के बजाय फॉर एग्जांपल आपसे गलत हो गया और आपने fv.com लिख दिया, लेकिन वो आपके पास पेज फेसबुक का ही खुल गया, आप उसमें डाटा लिख दें, तो दैट वुड नॉट बी एक्चुअली गोइंग टू द फेसबुक, दैट वुड बी गोइंग टू अनदर वेबसाइट, राइट। सो इन्हीं को डिस्कस करेंगे। इट वुड बी बेटर अगर आप और इस तरह की चीज़ें सोच कर आएँ। हम इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात अगली क्लास के ऊपर अंदर भी कर सकते हैं, किस किस तरह के स्कैम्स हैं, कोई आपके साथ अगर हुआ हो तो उसको उसकी डिटेल शेयर करें ताकि वो किसी और स्टूडेंट के साथ ना हो, हम उससे कुछ सीखें। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। आई थिंक पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं आया है, अगर वो ले लें अभी CR और मुझे भेज दें अवेश काइंडली। So I'm going to end this meeting now. Thank you very much.